अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, एज़ यूजुअल आज 2 दिन के बाद आपसे फिर मुलाकात और फ्रेश हमेशा हम रेगुलर ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन आज का एक खूबसूरत सा मैसेज आपके साथ शेयर करूँगी और वो हमारी अपनी एक शख्सियत को बयाँ करता है। आज का खूबसूरत मैसेज हम सबके लिए। कहते हैं कि आदतें जो हैं वो ख़ानदान और नस्लों का पता बता देती हैं। एक प्यारा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दौरे हुकूमत कहते हैं ना, वन्स अपॉन अ टाइम एक बादशाह था और उसकी सल्तनत में उसे ज़रूरत पड़ी। उनका कोई घोड़ों का अस्तबल होता है ना, जो घोड़ों की पहचान करता है, तो वो एक ख़ास उनका बंदा था, वो दुनिया से चला गया। तो फिर एक पर्सन उनके पास एज़ अ जॉब करने के लिए आया। उन्होंने ज़ाहिर बात है, एक बंदा कोई डेमो लेता है, तो उनके सामने जो है घोड़े लाए गए और पूछा, तो उन्होंने कहा कि बताओ इसमें नस्ली घोड़ा कौन-सा है? उस बंदे ने बताया है कि एक नस्ली है और एक नस्ली नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि बादशाह को तो नहीं मालूम, तो उन्होंने एक सीनियर अपने अस्तबल में एक बहुत ही पुराने बाबा बुज़ुर्ग को बुलवाया और बोला कि भई बताओ कि ये सही कह रहा है कि गलत? उसने कहा हाँ, एक नस्ली है, दूसरा भी नस्ली है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो है ना ग्रूम अप एक घोड़ों के साथ नहीं हुआ। वो बड़ा हैरान हुआ और उसको क्लियर करने के लिए उस बंदे से पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि ये नस्ली है और ये नस्ली नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ये जो दूसरा घोड़ा है ना, ये जब खाना चारा खाता है तो ये नीचे झुक जाता है और जो जो नस्ली घोड़ा है वो खाता है तो वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब गर्दन ऊपर कर लेता है। तो इसके अंदर वो ख़ुसूसियत नहीं है जो नस्ली घोड़े में। तो फिर उन्होंने उस दोबारा उस बाबा से पूछा जो अस्तबल का एक पूरा करता धरता था। उसने कहा कि हाँ, जब ये पैदा हुआ था तो कुछ टाइम बाद इसकी माँ मर गई थी, तो इसने गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। बादशाह को सरप्राइज़, शॉकिंग, उन्होंने उसको रख लिया और इनामात में उसको भेड़-बकरियाँ और अनाज और इस तरह बहुत सारे ऐसे लवाज़मात दिए। वो खुश होके चला गया और फिर प्रॉपर जॉब में। फिर कुछ दिन उसको बेचैनी हुई, बोला कि ये इतना नॉलेजेबल पर्सन है। उसने पूछा, एक तुमसे सवाल करता हूँ। उसने कहा जी। उसने कहा बताओ मेरी मिसेज़ मतलब मलका के बारे में क्या कहते हो, शहज़ादी के बारे में? तो उसने कहा कि ये ख़ानदानी शहज़ादी नहीं है। बाबा के पाँव के नीचे, वो जो बादशाह के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये क्या कह दिया? उसने अपनी खुशनुमा खुशनूद ससु माँ को बुलवाया और पूछा कि क्या ये जिसके साथ मैंने शादी की है ये शहज़ादी नहीं है ख़ानदानी? उसने कहा था ना कि वो ये ख़ानदानी शहज़ादी नहीं, नस्ली जिसे कहते हैं। तो उसने कहा हाँ बेटा, असल में तुम्हारे साथ हमारे ताल्लुकात तुम्हारे बाबा के साथ बहुत अच्छे थे, तुम्हारे वालिद साहब के साथ। और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो तुम्हारे बाबा ने मेरी बेटी का तुम्हारे लिए हाथ माँग लिया। लेकिन कुछ 6 महीने बाद मेरी बेटी फ़ौत हो गई। तो हमने एक जो है चरवाहा होता है उसकी हमने बेटी ले ली और इस वजह से ये मेरी बेटी नहीं है। तो वो बड़ा हैरान हुआ। तो फिर उसके पास दोबारा गया, उस आदमी के पास, और पूछा कि तुम्हें कैसे पहचान हुई कि ये जो है मेरी बीवी शहज़ादी नहीं है, नस्ली शहज़ादी नहीं? उसने कहा कि इसका रवैया जो आपके नौकरों के साथ बड़ा बदतमीज़ाना है, बिहेव अच्छा नहीं है, बर्ताव जिसे कहते हैं। तो जो है बादशाह ने उसे फिर इनाम और इकराम दिया। और क्या दिया इनाम और इकराम में, ज़रा सुनिएगा। फिर उसने भेड़, बकरियाँ और साथ में अनाज और इस तरह गल्ला वगैरह दिया। वो चला गया। अब उससे क्यूरियोसिटी होती है ना बंदे को, बेचैनी, अपने बारे में भी तो पूछ लूँ। उसने पूछा, बुलाया उसको दोबारा। उसने कहा अब बताओ मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरे बस इतना कहा मेरे बारे में। तो उसने कहा जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ? तो पहले तो जान की अमान ज़रूरी है ना कि कुछ जुमला कहने से पहले।
तो उन्होंने कहा कि जो है, अब जान के अमान तो ले ली, उन्होंने कहा कि आप नस्ली बादशाह या शहजादे नहीं हैं। बादशाह को तो आया क्रोध और गुस्सा, लेकिन जान की अमान दे चुके थे। अच्छा सर, वॉल्यूम कम करवाइएगा, बहुत ज्यादा शाउट यहाँ तक आ रहा है। जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, वो हिसाब है। तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा कैसे जज किया? उसने कहा कि आप जो है ना, मैंने आपको इतने बड़े बड़े जवाबात दिए, लेकिन आपने हमेशा मुझे इनाम में भेड़ बकरी गल्ला, जबकि आप अपने हीरे जवाहरात और इस तरह के इनामात देते जो बादशाहों की शायाना शान है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते थे। वो पहले तो जब उसने कहा ना, तो वो सीधा अपनी माँ के पास गया। उन्होंने कहा कि जो है माँ, मैं क्या बादशाह शहजादा नहीं? उसने कहा बेटा, वो असल में जब जो है ना हमारी औलाद नहीं हो रही थी, तो फिर हमने एक गडरिये से, एक जो भेड़ बकरियां थी, उनसे हमने ये तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है? तो तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। ये सुन के बादशाह दोबारा उसके पास लौटा। फिर उसने जो ये मैंने पहले कह दिया था, वो शायद शोर की वजह से मैं मिसिंग हो गया, तो दोबारा जब उसके पास आया, उसने पूछा, फिर कहा कि तुम कैसे पहचाना तुमने कि मैं शहजादा नहीं हूँ या मैं बादशाह नहीं हूँ? उसने कहा कि आप जब भी इनाम देते थे तो मुझे गल्ला भेड़ बकरियां इस तरह की, जबकि आपको ज्यादा से ज्यादा मुझे इनाम दे। तो इस तमाम बात से एक याद रखिएगा, जब हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो उसका लबो लहजा, उसका अखलाक, कहते पहचान करो तो गुस्से में। किसी को अपने साथ बिठा के खिलाओ तो आपको पता चल जाएगा, किसी के साथ सफर करो तो आपको पता चल जाएगा, किसी को कर्जा दो तो आपको पता चल जाएगा, किसी के साथ रहम करो तो आपको पता चल जाएगा। उसकी नस्लें और उसके खानदान का पता बताती है। किसी के साथ किसी की गीबत करके देखो तो पता चल जाएगा, किसी के साथ किसी की गुफ्तगू करके तो पता चल जाएगा। ये तमाम चीजें जब आप, ये जिंदगी के रवैये हैं जो आपके खानदान और आपकी आदात और अतवार बताते हैं। आपका बिहेव, कि आप किसके साथ किस लहजे में बात करते हैं, आपके अंदर गुस्सा संभालने का, दरगुजर करने का कितना, तहम्मुल करने का कितना आपके अंदर बर्दाश्त है। और जब कोई हमारे पे बड़ा होता है, जो हमारे तमाम चीज़ों को लीड करता है, उसमें लीडरशिप सलाहियत कितनी है। उसके इनाम इकराम पर भी मैंने जैसे बादशाह के बारे में बताया, उस शख्स के बारे में बताया, और बहुत सारे लोगों की रिलेशंस एक छोटे से वाक्य में बताए। कभी कभी हम लोगों से खुश होते हैं तो हम उनको ट्रीट देते हैं, खुशी से आओ हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। ये उसका बड़कपन है, उसकी शायद कैपेसिटी इतनी है, तो उसने उससे बढ़ के आपके लिए कर दिया। ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वो आपको बहुत सारा पैसा दे, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसने सब कुछ किया। बादशाह की कैपेबिलिटी बड़ी ऊपर है, तो उसको क्या करना चाहिए था? क्या वो भेड़ बकरियां देता या इनाम और इकराम देता? नहीं दिया उसने। तो जिंदगी में याद रखिए कि जब आपको कोई बड़ी सीट, इक़्तिदार या कैपेबिलिटी का अल्लाह पाक नवाजता है, तो आप उसके बाद बांटते कितना है। हम हमेशा कहते हैं ना, मैं हमेशा दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे बांटने वालों में शुमार करे। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह की नेमतें देने को, कोई खुद से नेमत तो मुझे किसी ने दी, अल्लाह की तरफ से आई ना। तो जब हमें कोई नवाजता है, हम उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक, बिल्कुल इसी तरह हम देने वालों में कितना है और लेने वालों में कितना शुमार है। याद रखिएगा, ये वाला हाथ और इस हाथ में बड़ा फर्क है। तो आप देने वालों में शुमार अपने लिए जरूर दुआ किया करें, ठीक है जी। और अपना बिहेव, अपना जो जिंदगी की एक लाइफ स्टाइल है ना, वो आपकी आइडेंटिटी, और लास्ट शुरू में मैंने बात की थी ना शख्सियत, जी हाँ, आपकी शख्सियत बयान करती है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एवरी मंडे हम बात करते हैं आपके दांतों से रेलेवेंट, क्योंकि दांतों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं और ख़ास तौर पे वो तमाम लोग इसमें इंक्लूड होते हैं जो मतलब ड्रग्स ले भी लेते हैं या कोई नशावर चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पान गुटखा और स्मोक वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह भी ज़्यादा पीते हैं, छालियाँ मुंह में ज़्यादा रखते हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दांतों को नुकसान देती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लाइक आप दांतों को साफ नहीं करते और आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये सारी बातें जो हैं हम अपने इस सेगमेंट जो एवरी मंडे होता है इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे लिए जो टॉपिक है वो है आपके दांतों को फिलिंग की ज़रूरत कब है, और जो हम जो है रूट केनाल कब करवाते हैं, या तमाम ऐसी चीज़ें कि ज़रूरत कब पड़ती है जो हम जो है दांतों की तरफ जो है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। लेकिन अक्सर लोग लापरवाही करके, दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो लापरवाही करके वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम ज़रूर इस पर सारी बात करेंगे। तो हमारे साथ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइस सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र करेक्ट, है। चलें जी, अच्छी बात है। और इनके बेटे माशाल्लाह हॉस्पिटल को, बल्कि इनकी एक इतनी अल्लाह पाक ने इनकी कहते हैं हाथों में बरकत रखी है कि इनको ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ एक और ब्रांच को भी ऑन करें, तो दो ब्रांचेज हैं। डिफेंस में भी इनकी ब्रांच है और जेल चुरंगी के पास भी इनका हॉस्पिटल है। और ख़ास प्लस पता है मैं क्यों ज़्यादा प्रमोशन करती हूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे लोगों को भी ट्रीटमेंट करें जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं और उनकी अफोर्डेबल नहीं है, मैं ये कहूँगी। जो बेचारे ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर कोई थोड़ा बहुत कर सकते हैं तो डिस्काउंट के ऊपर भी उनको ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो जाए। तो डॉक्टर दानिश मोइस यहाँ पर डेंटल सर्जन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप लोगों को और इज़्ज़त मकाम दे, जो आप बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं अपने हॉस्पिटल, और डिफरेंट फ्री कैंप भी बहुत सारी जगहों पर लगाते हैं। चलिए जी, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है दानिश, में चलूँगी आपकी तरफ। तो देन यू आर सजेस्ट ऑफ रूट कैनाल एंड कब हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग को? जी स्टार्ट कीजिए। ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, जी। ये बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान के अंदर। वो इस वजह से है कि अच्छा, मैं आपका थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है दानिश भाई, ज़रा सा इनके पास आ जी। जाते हैं। सर आप बताइएगा कि हमें फीलिंग की ज़रूरत कब है दांतों की, और रूट कैनाल हम कब ज़रूरत पड़ती है कि अब हमें करवाना चाहिए? यस। अच्छा, उसमें होता ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि फिलिंग जब होती है, अगर इनिशियल स्टेज है, कोई कीड़ा लग गया, कैविटीज़ हो गई या कैरीज हो गई, और बर वक्त आपने उसको देख लिया है और डॉक्टर के पास पहुंच गए, उसमें मैं लफ्ज़ कहते हैं कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट। अगर दर्द होने से पहले वो कैरीज नज़र आ गई, वो गड्ढा नज़र आ गया, तो वो तो फिलिंग हो जाएगा। और अगर यही कैरीज आपको भी नज़र नहीं आई, डॉक्टर के पास भी नहीं गए, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, अब ये डीप हो गई, गहरी हो गई, ये नसों तक चली गई, तो फिर रूट कैनाल होगी। अच्छा, उसका क्या होता है कि पेन हो जाता है। अगर पेन से पहले है तो वो मोस्टली, पेन से पहले अगर है तो वो फिलिंग हो जाएगी, और पेन हो गया तो फिर वो इसमें फिर तो ये समझने के ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि उसकी रूट कैनाल होगी, क्योंकि उसकी कैरीज नसों तक नीचे चली गई है। सही। जी हाँ। अच्छा, ये जो हम लोग कहते हैं ना, जो दानिश जी आप कर जी, मैं जो है इसकी पिक्चर जो है ना, अच्छा, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे वाह, ये अब क्लियर ये हुआ ना, लीजिए। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। और ठीक इस है। पिक्चर के अंदर जो है ना, हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियरली दिखेगा कि आप जब ये पेपर निकाल लो बिल्कुल ना, उसमें से निकाल लेते, मैंने वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जो फिर बाद में आप लगा लीजिएगा। रानी ये अच्छा है, हम आपको देखिए उसकी पिक्चर के थ्रू ये बताएंगे देखिए उसे। जी। हाँ, ये दैट्स गुड। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो है ना, बिल्कुल शुरुआती जो है वो केरीज लगी है। ठीक है। अब ये केरीज, मज़े की बात इसके अंदर ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर को ही आंखों से क्लिनिकल जब एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो ये डॉक्टर को जो है ना दिखती है, अच्छा ठीक है, ओके ओके। क्योंकि इसका कोई भी साइन और सिम्टम्स कुछ भी नहीं होता, किसी किस्म का दर्द नहीं होता, यानी कि ठंडा गर्म लगना ये सब कुछ नहीं, आपको फील नहीं हो रहा? नहीं, ओके। इतना कुछ खास बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, इससे भी पहले जो है ना, थोड़ा सा मीठा खाने पे दर्द होता है, अच्छा। लेकिन वो इतना मामूली दर्द होता है कि ओके। ज़्यादातर लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि वो ठीक हो जाएगा।
तो फिर ये जब इस स्टेज पे आ जाती है ना, तो ये कुछ भी पेन नहीं करती। ओके। पेशेंट खाता रहता है, चबाते हैं, खाना खाते हैं, इसमें कुछ भी दर्द नहीं होता। फिर जब ये थोड़ा सा और बढ़ता है, फिर इसमें खाना फंसने की जो है ना चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अब ये ओके। देखिए, ये पहले लेयर के अंदर था, जो ऊपर हमें वाइट कलर की कवर लेयर जो दिख रही है, ये सबसे हार्डेस्ट लेयर है। इसके अंदर केरीज सी कोई सेंसेशन नहीं होती। जब ये थोड़ा सा नीचे येलो कलर की जो लेयर है, जिसे हम यहाँ डेंटिन कह रहे हैं, जब इस लेयर में फिलिंग ये केरीज पहुँचती है, तो फिर खाना फंसने की शिकायत होती है। ओके। और ठीक हो है। सकता है कि थोड़ा बहुत दर्द भी हो, यानी कि थोड़ा कोई गैप उसमें थोड़ा सा रह गैप, जाए, ठीक है, उसके थोड़ा सा बाद गैप आ उसमें जाता है, कुछ ना कुछ खाएंगे, रोटी का टुकड़ा या कुछ भी हल्का सा फंसना शुरू हो गया, स्टार्ट हो हल्का गया। सा फंसना शुरू हो ठीक जाता है है। जी। तो आपको पता है कि यहाँ लोग जो है वो इंडिकेशन हो गई है इंडिकेशन हो गए। आगे। अच्छा, फिर होता है क्या है, टूथपिक वगैरह पेशेंट यूज़ करते हैं, और ये बहुत आम है कि दांत में गैप है, कोई दर्द नहीं होता, तो वो समझते हैं कि सही है, कोई मसला नहीं, खाना फंसा है, वो टूथपिक से सही निकाला। है। जबकि ये जो केरीज है ना, ये अंदर ही अंदर बढ़े जा रही है। ओह। ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कुछ ही महीनों के बाद जो है ये यहाँ तक पहुँच गई। फिर होता यह है कि ये ऐसे करके जो है बढ़ते बढ़ते, देखें, ये येलो जो डेंटिन लेयर थी उसको भी क्रॉस करके ये अंदर जो नसें हैं वहाँ तक पहुँच जाती है। जाहिर बात, उसको गैप मिल गया ना, तो उसको स्लो गैप स्लो मिल स्लो गया। वो वर्क कर रहा है अपना। ठीक अच्छा, है। ये जो केरीज जो होती है ना, ये हम्म। बिल्कुल जैसे लकड़ी के अंदर जैसे दीमक लगती है ना, अच्छा। हल्के हल्के बढ़ती जाती बड़ी है, प्यारी बढ़ती आपने जाती है, मिसाल दी बढ़ती है जाती दीमक है। की। दीमक अंदर से, ऊपर से लकड़ी को जरा भी नहीं वो फील हो रहा होता है, अंदर से बिल्कुल और खोखला कर अंदर से वो देती है। खोखला कर देती है। हाँ बिल्कुल, तो ये ठीक है, ठीक। बिल्कुल वैसे ही हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते जो है ना, ये नसों तक पहुंच जाती है। जब ये नसों में इस वक्त जो जाके जो है ना, फिर पेशेंट को खाना खाने पे दर्द होता है, ठीक है। रोटी चबाने पे दर्द होता है। लेकिन इस वक्त जब दर्द होता है, तो आपको पता है इस वक्त भी ज़्यादातर यहाँ फार्मेसी के ऊपर पेन किलर मिल जाती है ठीक आसानी है, से। ठीक है, वो आर्जी तौर पे आपका वो वो रोक आर्जी देती है। तौर पे ठीक है। जो है फिर वो उसको खाते हैं, तो उनका दर्द सबसाइड हो ठीक जाता है। है। और मज़े की बात ये है कि कुछ लोग जो है, अगर सीधे हाथ के दांत में कीड़ा लगता है तो वहाँ से खाना ही छोड़ देते हैं। सब पता है। हकीकत ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक लोग ठीक। यहाँ से खाना छोड़ देते हैं, कहते जाओ नहीं उस तरफ। जाए नहीं उस तरफ, दर्द ही नहीं होता। सही है। जब दर्द ही नहीं होता तो फिर मसला क्या है। ओके। फिर जब ये स्टेज को क्रॉस करके जब लास्ट स्टेज पे आते हैं ना, तो ये देखें नीचे जो है दांत के इन्फेक्शन हो गया है। ओह ठीक है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ ब्लड और पस जो है ना, पस जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये पस जमा होना शुरू हो ये जाता है नीचे की ना, साइड पर हो रहा है क्या, और जड़ों में ये हो रहा है? दांत की जड़ के नीचे। अच्छा, ये नीचे वाली जगह, वही मैं कह रही हूँ, अग, ऊपर तो नहीं हो सकता, नीचे अगर ही। ये दांत नीचे का है तो ये जड़ के नीचे ऐसे होगा। ओके। अगर ये दांत ऊपर का है तो ये फिर इस तरह ये ऊपर इन्फेक्शन होगा। अच्छा। समझ, ये दांत के जड़ के नीचे जो है ना वो ये तो इन्फेक्शन हो आप रहा है। यकीन करें, वरना ऐसे डिस्कस में नहीं, जितना ये क्लियर समझ आ रहा है। ये तो अच्छा, पेशेंट जब जाए डॉक्टर के पास, तो अगर डॉक्टर साहब नहीं समझे तो वो पेपर दिखा लो, भाई यूं है सारा मसला तुम्हारे साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट को हम दिखाना लाजमी है, क्योंकि पेशेंट को समझ नहीं आपके वहाँ आता। तो बहुत सारी डायग्राम्स बनी हुई, पिक्चर आप लोगों ने लगाई हुई है जी अपने काफ़ी है। क्लिनिक में ना? और हमारा एक्सरे वगैरह भी होता है, तो वो सारा जो है हम लैपटॉप के ऊपर जो है ना, जब एक्सरे लेते हैं तो पेशेंट को सारे अच्छा, स्टेप्स ये उसको एक्सरे समझाते लेना हो, जाते इतना सा होता है वो छोटा सा, हैं। जिससे वो फ्रेम लगता है? अब यकीन, बड़ा वो मैं भी यार, मैंने कहा यार मुंह का भी ऐसे एक्सरे, इतना टेक्नोलॉजी आ जाएगी। पहले कहाँ होता था एक्सरे वगैरह का, हाँ निजाम ही जी, नहीं था। पहले नहीं होता था, पहले ये सारे काम अंदाजे से होते थे। ये सही है, लेकिन अब तो ये है ना, अंदर लेकिन का भी, यानी अब कि तो आप बिल्कुल डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आया कि ये अंदर का इसका कंडीशन क्या है, अब हाँ जी, हम क्या बिल्कुल बिल्कुल ट्रीटमेंट कर बिल्कुल। सकते हैं। एक्सरे में इतना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा जो है उसके अंदर टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है कि वो दांत के हर लेयर जो है ना, लेयर बाय लेयर क्लियर। बिल्कुल क्लियरली उसको डिवाइड करके ना वाह, हमें जब दिखा सकते क्विकली हैं। पता चल जाएगा कि दांत को निकलवाना है या फीलिंग करनी है, बिल्कुल या बिल्कुल इसकी इस बिल्कुल। वक्त कंडीशन उसकी क्या है। कंडीशन, उसके नीचे बिल्कुल बिल्कुल इन्फेक्शन क्लियर। कितना है, कौन से दांत में। अच्छा, कभी कभार होता यह है कि कोई और दांत में दर्द होता है और किसी और दांत में मसला दिख रहा होता है, ये बहुत प्यारी बात की। ठीक है, तो ठीक उस वक्त जो है ना हमारा एक्सरे जो है ना बहुत बड़ा है, हेल्पफुल हेल्पफुल होता है। होता है। गुड। वो बिल्कुल बता देता है कि एग्जैक्टली किस दांत के नीचे जो है इन्फेक्शन है। अच्छा, मैं आपको इसलिए जी जी। बात आई तो इससे एक और बात बताता हूँ कि
कई बार ऐसा होता है कि 3-4 दांतों के अंदर जो है कीड़ा लगा हुआ होता है एक साथ? एक साथ लाइन से, ठीक है। क्योंकि वो वहां से खाना ही छोड़ देते हैं। सही, तो एक में कीड़ा लगा, बराबर में भी लग गया, उसमें भी लग गया, फिर सूजन भी हो जाती है। सही, सही। और वो सूजन इतनी ज़्यादा होती है कि पता नहीं चलता कि लाइन में से किस दांत के अंदर सूजन है। ओके। तो फिर जो है ना, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं एक्सरे करने की। अच्छा। हम एक हमारा जिससे रूट कैनाल करते हैं, हम फिलिंग रूट कैनाल जिससे फिल करते हैं, उस चीज़ को जो है हम बाहर से सॉफ्ट टिश्यू से ना ओपनिंग बनी हुई होती है, वहाँ से फॉलो करते हुए जाते हैं, फिर एक्सरे करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से दांत में मसला है। सही। तो एक्सरे माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है जो डेंटिस्ट्री के अंदर है। और आजकल तो कैंसर वगैरह, कैंसर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो कितना फैला है। ये भी क्लियर सबसे पता चल। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो कहाँ से शुरू है और कहाँ तक ख़त्म है, उसका एक्सटेंट कितना है। तो वो पूरा जो है सीटी स्कैन के थ्रू या एमआरआई के थ्रू जो है ना, वहाँ हमें सारे लेयर बाय लेयर जो है उसमें पता चल जाता है कि उसका एक्सटेंट कितना है। गुड। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। ओके, ठीक। आगे चलते हैं अच्छा हम जी, लोग हम इस वक्त। जी नाज़रीन, जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया है, एवरी मंडे हम बात करते हैं आपके माउथ से रेलेवेंट, यानी मुंह से रेलेवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम, यकीन करें आपके माउथ से, दांतों से, आपके जॉ जो जबड़े हैं या जो सूजन हो जाना है, मुंह से पानी आना, खून निकलना, बार बार दांतों के लिए दर्द होना, ठंडा गर्म लगना। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल, आप कर सकते हैं हमारे साथ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मोइस सिद्दीकी और डॉक्टर दानिश मोइस यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मेंशन इसलिए करी जिन्होंने टेलीविजन अभी ऑन किया, वो कोई किसी के जहन में हो क्वेश्चन तो कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या बता रहे थे? जी हम जो ये डिस्कस कर रहे थे जी। कि जो दांतों का कीड़ा है वो शुरुआती यहाँ से होता है, उसकी सही। शुरुआत, और फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जब नीचे इन्फेक्शन आ जाता है ना, जब वो नसों तक कीड़ा जो है जब नसों तक पहुँच जाता है, तो फिर इसमें इन्फेक्शन आ जाता है। इस स्टेज में जब सूजन होती है ना और बहुत सिवियर पेन होता है, फिर रात को जो है ना पेशेंट सो नहीं पाता। हमने हमारे पास तकरीबन रोज़ ही ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनके सिम्टम ये होता है कि जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो फिर उनको दर्द शुरू होता है, हाँ, वो ब्लड आपने ही बताया था, वो ब्लड सर्कुलेशन मूव करता है इंक्रीज ना। हो जाती है हेड मैं की तो एक तरफ। दिन तो बड़ा रात सारी यूं बैठ के जो मैंने गुजारी, दो एक पिलो, दो तीन तकिए चार रख के, खुदा इतना पेन होता है ना कि अच्छा रात को ही सारा दिन आप खड़े हैं, कुछ भी नहीं इतना फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने सर नीचे रखना है, ओई 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 फीलिंग बता रही हूँ। लोगों की दूसरों की बातें क्या, हम अपने साथ बता रहे हैं, ऐसा हुआ है भाई, ऐसा होता है, होता है। नींद उड़ जाती है, पूरी रात नींद नहीं और आती फिर। ऐसा जो है ठंडा गरम अजीब सा अच्छा अभी तो जब दांत दांत के अंदर आ गई जो नसों वाली जो आपने कही, वो मुझे हो चुकी ना, अब वो नॉर्मल भी, आप पानी भी गुजरेगा ना, नॉर्मल पानी, उसने भी उसको बहुत पकड़ना है। बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द देता ठंडा है। गर्म तो दूसरी बात है, नॉर्मल पानी भी वहां से गुजारना मुश्किल है कि वो जैसी नसों में जाके लगेगा, वो मुझे नहीं पता, वो जरबा था, फिर वो मुझे एक रूट कैप पूरा लगवाया था, जी जी तो वो बिल्कुल, करवाया वो था। रूट कैनाल हाँ, से हाँ, बस हम फिर यही नसें डिस्कस करने वाले हैं हम्म, कि इस कंडीशन के अंदर आके जो है ना, इस वाले स्टेज में आके बहुत बुरे हालात होते हैं, सूजन होती है, शदीद दर्द सही। होता है, रात को सोने के वक्त दर्द होता है, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, पीने पे भी लगता है। फिर जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो अब इस दांत को हमने सिर्फ बचाना होता है, ओके, ठीक है। क्योंकि देखें ऊपर से तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ख़राब है, बाकी इसका स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। सही। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको रूट कैनाल करते हैं। रूट कैनाल के अंदर इसकी जो ये नर्व्स है ना, जो इन्फेक्टेड हो गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ इन्फेक्शन हुआ हुआ है, इन सब नर्व्स को जो है निकाल देते हैं, नसों को जो है निकाल ठीक देते है, हैं ठीक है। दांत के अंदर की। जब नसों को निकाल देते हैं तो उनका ठंडा गरम या दर्द लगना या कुछ भी होना, वो सारी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। ओके। फिर उसके बाद हम इसको फिल करते हैं और ऊपर कैप दे देते हैं। कैप देने अच्छा। से ये होता है कि जो दांत की हमने रूट कैनाल की है उसको कैप से सपोर्ट मिल जाती है। सही। फिर उसके बाद ये दांत जो है ना तकरीबन 20-25-30 साल आराम से गुजारता है। ओके, जब तो वो बिल्कुल वो हो जाता है बेज़रर, उसको ना ये ठंडा लगता बेजान है हो क्योंकि जाता है, नसें आपने वो बेजान काट हो देते जाता हैं, है। तो उस वजह से वो लेकिन फिर भी आप एहतियात करें, सख्त चीज़। एक बार क्या हुआ था, कैप मेरा बाहर आ गया था, मैंने आप ही से दोबारा उसको लगवाया। वो कैप यूँ बाहर कि जैसे मुझे आदत है हड्डी चूसने की, और थोड़ा मैंने उसको चबा लिया था, कुछ शायद कुछ सख्त चीज़ मेरे ख्याल में मैंने कुछ खाई या अखरोट तोड़ दिया, कुछ ऐसे हरकत की थी, तो उसने उसको जाके हिट किया,
तो ये जो गलती होती है ना, तो वो फिर कभी कभी बाहर आ जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं, अभी फिर दोबारा नहीं हो। आज इस बात को 6 महीने से ज्यादा हो गए, चलिए लेकिन माशाल्लाह अच्छी बात एहतियात है। बहुत जरूरी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ास तौर पे अपने जितने भी पेशेंट्स हैं ना उन सबको ये बोलता हूँ कि एक चिपकने वाली चीज़ और एक सख्त चीज़, वो इससे ज़रा आराम से खाएं, ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चिपकने वाली चीज का बबल। मतलब वो तो नहीं, वो तो नहीं हमने कहा। अच्छा, मुझे यहाँ मिठाई, बहुत एक मिठाई है वो रबड़ी की तरह होती है, मेरे जहन में फौरन वो चली गई। मैंने कहा वो मुंह में चिपक, या वो चॉकलेट भी कुछ ऐसी होती है जो मुंह में ये बहुत टॉफी दांतों वगैरह में ऐसी है चिपकती हैं। जो बहुत ज्यादा, जिससे वो एक जो नहीं गाय की टॉफी टाइप की होती है, शक्ल वैसी होती है, लेकिन वो ना यूं वो चबाने में मुश्किल होती है। एक्लियर टाइप की जो चॉकलेट वाली हाँ, होती है ना, जो वो यूं काफ़ी करो ज़ोर दांत से ऊपर हो चिपकती है। जाता है, फिर नीचे वो वाकई में खिंचती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में खींचती है। और जब हम उसको बार बार च्यू प्रेशर, करते हैं ना तो बार बार प्रेशर लगता है। जब दांतों में बार बार प्रेशर लगता है तो तो फिर वो कैप निकलता नुकसानदेह। है। ओके। और ऐसे गंडेरी बहुत सख्त होती है, आप उसको चबा के ज्यादा उस पर प्रेशर दे रहे हैं, उस जी। पे भी दांत पर, जिनके दांतों के साथ कोई एक मतलब कैप उसका लगा हुआ है। ट्रीटमेंट हुई हुई है, तो उसको जरा एहतियात करनी चाहिए। और खास तौर पे जैसे खजूर ज्यादा खाना, उसका छिलका जरा सा फंस जाता है, बहुत तकलीफ देता है। सौंफ का दाना फंस जाए, जीरे का फंस जाए, और बड़ा गोश्त बहुत कम, जिनके साथ एक दांतों की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो जिनके जल्दी मसूड़े सूज जाते हैं, तो वो गाय का गोश्त बहुत कम खाएं। ज्यादा, बहुत ज्यादा, जैसे लोग होते हैं ना रेगुलर, हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन हर तरह जी गोश्त का बिल्कुल इस्तेमाल बिल्कुल करते कि हैं, तो नुकसानदेह। लेट्स सी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे अभी तो रूट कैप की बात होती, फीलिंग जो हम करवाते हैं, क्या जिनके ठंडा गर्म नहीं लग रहा, सिर्फ दांत का एक खोखला होकर टूट गया है, तो उसको जरूरत है कि कब कब जरूरत होती है, ये बताइए, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है? अच्छा, होता ये है, पहले तो आपकी उस बात का मैं जवाब दूँ जो आपने फरमाया खजूर ना खाएं, ये चीज़ अच्छा इसमें है, खाएं सब कुछ तरीके से, तरीके से खाएं, और ट्वाइस अ डे ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक आपकी ट्वाइस अ डे और राइट होनी चाहिए। ओके। खाएं उसे सब कुछ। छोड़ ना दे, अगर फंस हाँ गया तो छोड़ ना दे। हाँ, छोड़ना दे, फिर साफ कर लें, डेंटल फ्लॉस से कर लें। ठीक है, अगर घर में आप आफ्टरनून में भी हैं, डेंटल फ्लॉस कर लें फ़ौरन। ठीक है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस पर कि रूट हम्म, कैनाल के बाद या फिलिंग में, जैसे अब डॉक्टर दानिश ने बताया ना कि अगर कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द सॉरी एवरी 6 मंथ अगर आप डॉक्टर से, डेंटिस्ट से मशवरा करेंगे ना, तो बहुत सी कैरीज ऐसी होती हैं कि जो बंदे को खुद पता ही नहीं पड़ता। हकीकत है, ऐसे ही था, अच्छा, हमारे साथ ऐसे ही हुआ, वो जब बिल्कुल। मुंह खोलते हैं ना, तो फिर हम डेंटिस्ट को पता पड़ता। अब वो डेंटिस्ट के बाद अगर 100 साल के बाद जाएगा तो नहीं हल होगा, बिल्कुल ऐसे। 6 माह के बाद चला जाए तो हो जाएगा। अच्छा, उसमें होता है कि जब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं ना, तो हम इसको प्रिवेंट कर लिया हमने। ठीक है। अगर रूट कैनाल होगी, रूट कैनाल पे आ गए तो एक लंबा प्रोसीजर है, हम्म। उसकी नसें साफ निकालना, उसमें से साफ करना, जिसे आरसीटी कहते हैं। फिर इसके बाद कैपिंग का होता है। ओके, अच्छा, कैपिंग कैसी चीज़ है, इसको हम सेव कर लेते हैं बिल्कुल, सही। क्योंकि रूट कैनाल के बाद इस तरह होता है जैसे डॉक्टर दानिश ने बोला बेजान हो जाता है। बेजान से एक मुराद ये होती है कि जैसे एक सूखा दरख्त होता है ना, कोई आंधी ओके, आई, दरख्त ओके, अपनी जड़ से हटा, अब ठीक वो है। ड्राई हो जाएगा ओहो हो, और सूख जाएगा, ठीक है, ब्रिटल हो ठीक, जाएगा। ठीक है। इसी तरह दांत भी, लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, ब्रिटल का इस्तेमाल करते हैं, भुरभुरापन। तो उस दांत में जब ब्लड सप्लाई खोखला, और बिल्कुल हाँ, भुरभुरापन सा, ठीक ठीक। बस जल्दी से हो जाए। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद अगर क्राउन नहीं लिया, हम्म, तो वो रूट कैनाल, ये समझ लें कि वो रूट कैनाल आपने अपनी तकलीफ से तो निजात ले ली, लेकिन वो आप चाहे फिर उस वक्त दांत ही निकलवा देते आप। अगर आप क्राउन नहीं ले रहे हैं ना, तो आप दांत ही उस वक्त निकलवा देते हैं, आपका वैसे ही भी दांत। हाँ, आपने क्राउन ले लिया, जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया 15, 20, 25 साल भी चलेगा, बहुत सेफ हो जाता है ये। तो अब ये है कि अपनी जो है दांत की जब रूट कैनाल कराएं तो क्राउन ज़रूर करवाएं। अच्छा, ये जो आपने कहा, अगर ना करवाया जाए, जैसे हमने नसें काट दी और वो जगह के जो दांत को हमने दांत लगा हुआ है, लेकिन वो हमने नसों का जो ऐसी शायद जी जी कुछ जी। कहेंगे, रूट कैप ना लगाए जैसे, तो फिर क्या हमें नुकसानात हो सकते हैं? इसके साइड इफेक्ट क्या वो है? ऐसा होता है कि जब हम रूट कैनाल करते हैं, रूट कैनाल करने के बाद दांत के 2 हिस्से होते हैं, एक जड़ और एक क्राउन। ठीक है, जब ये ब्रिटल भुरभुरा हो जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो जड़ें तो धसी रहेंगी, क्राउन ताज जो होता है ना वो निकल जाता है। अक्सर अमूमन हमने देखा है, अक्सर अमूमन 99% यही होता है। जिसने क्राउन नहीं लिया उसका हो जाता है। अच्छा, जिसने क्राउन ले लिया उसका काफ़ी साल तक चला रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल फंस जाता है जाके ये, और ऊपर का क्राउन जो है ना वो सेफ हो जाता है। हम पोर्सिन का डाल देते हैं या जरकुनिया है या जो भी है इसमें, तो
नहीं लेने से फिर बेहतर ये कि जब आपको दर्द हुआ था ना, आपको क्राउन अब नहीं लेना है, तो आप पेशेंट को बोलें कि ये दांत फिर आप निकलवा दें। तो इसके बाद भी तो आप निकलवाएंगे ना, तो वो जड़ें तो फिर निकलवाएंगे मुश्किल होंगी। तो इसलिए जो है जब रूट कनाल करवाएं, पहले तो अपना डॉक्टर से डेंटिस्ट 6 मंथ करवाएं। उसके बाद अगर आपको खुदा ना खास्ता कैरीज हो जाती है तो रूट कनाल कराकर उसके 1-1.5 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने में उसको कैप ज़रूर लें। ओके, कैप लग गया, अब फीलिंग हो गई, अब हमें ज़रूरी कब लगता है कि हमें दोबारा डॉक्टर से इसका चेकअप करवाना चाहिए कि आया कि ये सही है, या हमने करवा दिया, अब जब तक कोई तकलीफ ना हो हमने दोबारा नहीं जाना? ऐसा भी होता है कि आप रूट कैप करवा जाते हैं या फीलिंग करवा लेते हैं, उसके बाद आप परवाह ही नहीं करते, फिर कोई प्रॉब्लम हो 6 महीने या 7 महीने बाद तो हम जाते हैं। क्या हमें उसके 1 महीने बाद उसका दोबारा चेकअप करवाना चाहिए? जी अब बताइए। ये आपने जो एक सवाल किया ना, उससे मेरे दिमाग में कोई 4-5 सवाल उठे हैं। गुड गुड। तो पहले तो सबसे पहले ना पेशेंट की ये शिकायत होती है कि भाई हमने ना, ज़्यादातर लोग आपने भी देखे होंगे कि हमने रूट कैनाल कराया, कोई फ़ायदा ही नहीं होता रूट कैनाल का। उनके कहने का मतलब ये होता है कि हमारा दांत तो टूट के गिर गया, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ रूट कैनाल का। ओके। ये एक है, कोई 30 to 40% लोग हैं ऐसे जिनका माइंडसेट ये है कि हमने रूट कैनाल का फ़ायदा नहीं होता तो हमने रूट कैनाल नहीं करवाना। ठीक है। अब मैं उन लोगों के लिए ये बताऊंगा कि जब आप रूट कैनाल करवाते हैं ना, तो उसकी दांत की जो नरिशमेंट होती है ना, जो ब्लड से आती है, वो सब बंद हो जाती है, सब ख़त्म हो जाती है। ओके। जब उसको नरिशमेंट नहीं मिल रही तो वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाता है। अब ये इस चीज़ के ना मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। मैं एक बार, हम लोग गए लाहौर ना, तो लाहौर में वो बादशाही मस्जिद के साथ उनका एक किला है, वही बादशाही किला जी है जो जी भी जी, कहते हैं। लाहौर में है, ठीक है। तो मैंने उस किले में जाके देखा, हमें जो गाइड कर रहा था बंदा, उसने बताया कि ये नहर एक छोटी सी उन्होंने पूरे किले में बनाई थी। अच्छा, वहाँ उस से वक्त पानी उस आता था, ठीक। हाँ, वो कोई नहर थी जहाँ से भी वहाँ से पानी आता था, और वो किले की दीवारों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होता था, क्योंकि बड़ी वो पत्थर हैं, हम्म, वो शायद पहाड़ के ऐसे कोई पत्थर थे जिनको पानी चाहिए था जरूरत होती है। अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अगर उसको वो पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे हम, तो वो ब्रिटल हो जाएगा ओह और फिर ओह, वो टूट जाएगा, टूट टूट झड़ झड़ के सही टूट सही जाएगा या सही। कुछ होके टूट जाएगा। तो इसी तरह जो है ना, हमारे दांतों को जो है ये ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो ये बिल्कुल नाजुक हो जाते हैं, और फिर खुदा ना खास्ता एक भी हड्डी आ जाती ना दांतों के बीच में गलती से, तो वो फिर पूरा दांत जो है टूट जाता है। तो फिर उन लोगों की शिकायत ये होती है कि रूट कैनाल करवाने का फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि उनको बताते हैं हम कि इसके ऊपर कैप करवाओ। तो ये बात समझ में आ गई कि दांत ब्रिटल हो जाता है, तो फिर उसका हल ये होता है कि उसके ऊपर कैप कर दिया जाए फ़ौरन। सही। जब हम उसके ऊपर कैप कर देते हैं ना, तो कैप के अंदर जो उसका मटेरियल होता है उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कि वो हर चीज़ को जो है विदस्टैंड कर लेता है। अगर आप कोई सख्त चीज़ भी ज़रा आराम से खाते हैं तो कैप दांत को टूटने नहीं देता। सही। अच्छा, अब कैप ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये मैं एक बात आपको बताऊं, ये मेरी गौर से बात सुनिएगा, कि ये कैप नहीं टूटता, दांत और उसकी जड़ अलग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, एक ठीक। बार कैप लग जाता है ना आपके दांत में, तो ये फिर कैप नहीं टूटता, ये लगा रहता है। उस अगर टूटता है तो अंदर जिस दांत के ऊपर वो लगा हुआ है ना, तो वो लूज हो अपनी जाएगा, रूट उससे से, वहां से निकल वो जाएगा वहां बस। से रूट और उसका कैप जो है ना वो ऐसे टूट जाता है। दांत तो वैसे का वो जो आर्टिफिशियल, कैप वो जो भी है पूरा ना, कैप कैप स्ट्रॉन्ग रहता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहता है। आपको पता है उसके, अच्छा दरअसल वो इसलिए होता है कि उस जो पोर्सलिन जो यूज़ करते हैं ना, उसकी बेस जो होती है मेटल की होती है, वो तो 100 साल तक चले। इंसान भी ऐसा बनना शुरू हो जाए तो क्या बात है? चाइना मेरे लगा ख्याल से मैं, चाइना अच्छा लगा। होने वाला है। नहीं, चाइना ऐसे ना आर्टिफिशियल लड़कियां बना रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, उसको पता नहीं बस नहीं चल रहा वो क्या करना चाह रहा है, आई डोंट नो। ये टेक्नोलॉजी है, उसकी बिल्कुल बिल्कुल जी, माइंड बिल्कुल होता है ये इंसान का, कभी हमने सोचा भी नहीं था। पहले लोग जो है, मैं अभी डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, और मैंने बताएं कि ऐसा होता था कि नहीं, कि ये कांटों का दरख्त है, जमीन पे लगना, उसके साथ एक पीले रंग की बबोली लगी हुई है, ठीक है। पहले होता था वो जो बट्टा नहीं है जो तराजू में लगाए जाते हैं, जो भी जी वो भट्टे को गर्म किया जाता था, उस पे वो बोली के बीज ऐसे फेंके जाते थे, फिर धुआं उड़ता था, और एक फूकनी से
लगा के दांत में और दांत का कीड़ा निकाला जाता था, कैसा है कि नहीं होता था? अच्छा, मैं आपसे ना फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये, मुझे इसका इल्म तो नहीं है, मुझे नॉलेज में भी नहीं है ये मैंने कभी किसी को करते देखा हाँ है किसी हिकमत और में हो। उसने बकायदा कीड़े दांत से मैंने हैरान हुई कि मेरे जन्म में कीड़े का कोई वो है कि वो कीड़ा उसमें से कीड़ा मैंने कहा ये कोई और ही कीड़े होंगे जो उन्होंने फूकनी से निकाले और दांतों से और वो निकले उस पे गिरते। तो लेट्स सी, पता नहीं उस वक्त बहुत जैसे कानों की सफाई करने वाले लोग थे नहीं किसी ऐसा जमाने में। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। देखें, ये जो कैरीज होती है ना, मैंने खुद अपनी आंख से आज तक नहीं देखा, ये माइक्रोस्कोपिक होती है, माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं हम, और वैसे नहीं पता पड़ता, वैसे नहीं पता पड़ेगा। वो जो करते हैं ना वो तमाशबीन होते हैं वो लोग। हाँ, ये जो आपने जी, खुद ही कह दिया, जी हाँ, तमाशबीन होते हैं। होता है। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा क्योंकि इस प्रोग्राम में बच्चे भी होंगे, वालदाएं होंगी, बच्चों के लिए ये होना चाहिए कि जब बच्चे की 8 माह का 6-8 माह का होता है, उसके दांत आने, दूध मिल्की टीथ आने बिल्कुल शुरू हो ठीक। जाते हैं। चलिए वो तो माँ उसको जिस तरीके से भी करती हैं शुरू में कर लेती हैं। अब जब बच्चा 6 साल का होता है ना, हम्म 6 साल की उम्र के बाद कमोबेश इसके 4 मोलर्स आ जाते हैं जो Okay. 6 होते हैं, सबसे पहले परमानेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना दांतों की हिफाजत शुरू, क्योंकि वो मोलर्स इतने बड़े होते हैं कि उसमें कुछ फंस जाता है। तो वो बच्चे के अक्सर अमूमन हमारे पे ऐसे बच्चे आते हैं कि वो 6 नंबर जो पहला मोलर 6 साल की उम्र में था, और बच्चा हमारे पास अभी 8 साल में यकीन करें आया है, वो 6 साल वाला दांत खराब हो गया उसका, वो पक्का है, वो उसका 70-80 साल जो उसकी उम्र तक चलेगा। तो ये जो बच्चे जब 6 साल के हो जाते हैं तो इनके बाद 6 साल, फिर 6.5 साल में सामने के दांत, फिर 7 साल में ऊपर के 2 दांत, फिर 7.5 साल में नीचे के, फिर इस तरह 8 साल। तो ये बच्चे की अब 11.5-12 साल तक की जो उम्र होती है ना, 6 साल से 6 घंटे या 6 साल जो हैं, 6 साल की उम्र से 12 साल तक की, इस वक्त पेरेंट्स को बच्चों का ख्याल करना पड़ता है, और इस वक्त बच्चों को ज़रूर डेंटिस्ट के पास 6 मंथ के बाद लेके जाएं। इस वक्त मिक्स डेंटिशन हो जाती है, यानी कि बच्चों के दूध के दांत भी और मिल्की टूथ भी, परमानेंट टूथ भी, इन 2 दांतों की जब डेंटिशन होती है इसको कहते हैं मिक्स डेंटिशन, यानी कि दोनों दांत मौजूद हैं। इस वक्त क्राउडिंग भी होती है, फिर दांत टेढ़े भी हो जाते हैं। जिस दांत को अपनी मिसाल तौर पे एक दांत है ये बच्चे का, वो आना है 8 साल की उम्र में। अब वो दूध का दांत हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे गंडीरी, जैसे आपने कहा गंडीरी खाएं, गंडीरी खाने से, चने खाने से बच्चों के दूध के दांत जो हिल जाते हैं और परमानेंट दांत आसानी से आ जाते हैं, वरना डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। गुड। तो क्या होता है कि वो जो उस वक्त जब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना, तो वो दूध का दांत फंसा रह जाता है, पक्का दांत ऊपर से आ जाता है या नीचे से आ जाता है। ओके। जब एक दांत टेढ़ा हो गया ना, तो वो बगैर डेंटिस्ट के 90% फिर ठीक नहीं होता। 10% अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस उम्र में बच्चों को 6 साल की उम्र के बाद हर 6 माह के बाद डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए, और ज़रूर, और माएँ भी उसको देखती रहें बच्चों को कि कोई दूध का दांत है, कोई पीछे से दांत आ रहा है, थोड़ा सा भी पीछे से कोई दांत आ जाए ना, फ़ौरन डेंटिस्ट पर भाग जाए उसी दिन कि भाई दांत हमें नज़र आ रहा है, ताकि वो मिल्की टूथ हटा दें, वो उसका सक्सेसर होता है, वो उसकी जगह पे आ जाए। तो बहुत ओके। एहतियात करना चाहिए इसका। अच्छा, क्या छोटे बच्चों की भी दांतों को रूट कैप की जरूरत होती है, फीलिंग की जरूरत होती है? जी बिल्कुल ऐसा है कि एक बच्चे का दांत है जो उसकी मिल्की टूथ था, अब उसका उस दांत का सक्सेसर जो है वो आएगा 11 साल। अब मिसाल के तौर पे सेकंड प्री मोलर नीचे का है, और उसके बाद बच्चे का जो था वो फर्स्ट मोलर था, जो मिल्की टूथ था ना, अब उसमें अगर कीड़ा लग गया है तो ये बच्चे की उम्र है 8 साल की उस वक्त, जी। लेकिन ये जो दांत है बच्चे को 11.5 साल में पक्का दांत आएगा। अगर इस 3-3.5 साल तक उस दूध के दांत की अगर हमने हिफाजत नहीं की, चूँकि वो सक्सेसर परमानेंट का, तो वो दांत खराब आएगा, ये फंसा रहेगा, बीमार होगा, वही बीमार हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे बड़ों की रूट कनाल होती है, इसी तरह बच्चों की भी रूट कनाल होती है। बच्चों की रूट कनाल के नाम को जो है उसमें पार्शली पल्प होती है, थोड़ी सी उसको रिमूव कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं, लेकिन कनाल की बिल्कुल कनाल प्रिपरेशन नहीं होती, कनाल का सिस्टम नहीं होता कोई। जैसे रूट कनाल पिने होती हैं, बच्चों को पिने नहीं लगाई जाती हैं, बच्चों के वहाँ से पल्प निकाला और उसको एक आध दिन ड्रेसिंग दी और उसमें फिलिंग कर दी। बच्चों का ये होता है। होती उनकी भी रूट कनाल ही है जिसको पल्पॉटमी कहते हैं ना, उसको पल्पॉटमी कहते हैं।
तो उसमें जो है ना पार्शली पल्प रिमूव होता है, मैं पल्प का एक टुकड़ा निकालना पड़ता है। ओह बाकी रूट कनाल उनमें भी होती है, बच्चों उनमें में भी भी होती बड़ों में भी होती है। ठीक है ठीक है। ये सारी बातें हम जैसे दानिश की तरफ चलते हैं, प्रिकॉशन क्या क्या है एहतियाती के, ऐसा ऑफ कोर्स आपके दांतों में होल होने की वजह क्या हो सकती है, या ये दांतों के, क्योंकि आज हमने बात ही ये की थी, रूट कैनाल की बात की थी और हमने फिलिंग की बात की थी, तो आया कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है, हमारी कोताहियां, अब लास्ट 10 मिनट्स रह गए, 10 to 12 मिनट, तो हम कहेंगे जरा सा इनकी तरफ चलते हैं कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज आप एक सवाल करिए, मेरे दिमाग में 4-5 सवाल आ रहे हैं। अच्छा है। एक तो सबसे पहले जो है ना, लोगों की ये शिकायत होती है कि मुझे डायबिटीज़ हुई, अच्छा या मुझे विटामिन्स की कमी हुई, या कैल्शियम की कमी हुई, या हमने ये बीमारी हुई, वो बीमारी हुई, उसकी वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लग गया। ओके ये ना सबसे बड़ी जो है ना, ये गलत फहमी है आपकी। दांतों में कीड़ा सिर्फ इस वजह से लगता है कि आपने खाना खाने के बाद जो है ना ब्रश नहीं किया। अच्छा, ब्रशिंग ना करना, एक मतलब सिर्फ हाँ, सिर्फ point, एक okay. यही हमने जितना भी पढ़ा है ना आज तक, या सबसे खास तौर पे बिस्तर पे जाने से पहले, खास तौर पर बिस्तर सोने से Okay. पहले जी। और मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है, कसम से दानिश साहब, बहुत माजरत के साथ, सच ऐसे मूंगफली खा रहे हैं, अभी बिस्तर पे जा रहे हैं ना, और मूंगफली खाएंगे, चिप्स खा रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और जाके कुल्ली तक नहीं करना पसंद करते और बिस्तर पे सो जाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो यही हैरान यही होती हूँ। यही सबसे बड़ा रीजन है यहाँ से दांतों में स्टार्ट कीड़ा समझ लगने लो, ये का। स्टार्ट है। बिल्कुल यही स्टार्ट है। तो एक तो सबसे पहले ना, इन लोगों को ना अपने आप, जो जो लोग सुन रहे हैं और जिनकी सोच ये है कि हमें कैल्शियम की कमी से, इसकी कमी से जो है ना, या शुगर की वजह से हमारे दांतों में कीड़ा लगा, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओके ये सिर्फ आपने वक्त पे ब्रश नहीं किया, ओ जिसकी वजह से खाना दांतों के ऊपर रहा और उसको टाइम मिला, हाँ, कुछ टाइम, आधा घंटा, सड़ने का। पौने घंटे सड़ने का टाइम ठीक मिला, ठीक ठीक। उसकी वजह से कीड़ा लगा है। चलिए इसकी ऐसे मिसाल ले लेना कि आप कोई भी खाना जो खाना बनाते हैं, उसके बाद जो बच जाता है, आप देचकी में छोड़ दें, आप दोपहर को छोड़ दें और अगली दोपहर को देख लें या रात तक देख लें, आपको उसमें से अजीब सी गंदी सी स्मेल आएगी, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सोचे कि वो जो दान, वैसे ही उसको हल्का मुंह भी बंद है, उसको ना हवा लग रही है, ना कोई फ्रिज है, या कोई ठंडी जगह पे तो रखा हुआ नहीं है, तो क्या है, आपको डिफरेंट तरीके से वो अंदर जो है ना अजीब सी सड़न हाँ, आएगी, अब इसका मैं मुंह आपका बंद है तो। देखिए, आपने एक चीज, वो जो सालन या कोई चीज रखी ना, उसको ढक के रखा, बस सही है, उसके अंदर कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हाँ या कुछ ठीक हुआ है, ठीक ठीक, ठीक उसके है, बावजूद उसके बावजूद वो सड़ गया। हमारे हम्म मुंह के अंदर जो है इतने बैक्टीरियाज होते हैं, और फिर भी हम ब्रश नहीं कर रहे, तो आप खुद सोचें कि कितना उसकी ज्यादा क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन होगी उसकी। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो है ना, ये स्टेज आता है बिल्कुल शुरू में जो कीड़ा लगता है। ठीक है अगर इस स्टेज में हम जाके फिलिंग करवा लें ना डॉक्टर से, और वो होता उसी वक्त है जब आप रूटीनली अपना 6 महीने के बाद चेकअप करवाते हैं डॉक्टर से, ठीक है तो ये डॉक्टर जो है ना, इसको क्लिनिकली जो है डायग्नोस करते हैं कि भाई यहाँ कीड़ा लग रहा है और आप इसकी फिलिंग करवा लें। अगर आप इसकी फिलिंग इस स्टेज में करवा लेते हैं, या इस स्टेज में करवा लेते हैं, बस इससे आगे नहीं, तो फिर आपका ये फिलिंग के साथ दांत जो है ना, बस आप फिर इसको, मेरा तो ये कहना है कि आप इसको अगर आराम से और एहतियात के साथ चलाते हैं, तो ज़िंदगी भर की जान छूट अच्छा, जाएगी एक बात आपकी। बताइए, जैसे एक सुराख में मैंने देख लिया यार इसमें कीड़ा है, और मैं उसको सीमेंट से बंद कर दूं, मैं ऐसे सोच रही हूँ, जी, तो मुझे बताएं कि कीड़ा अंदर मर जाएगा या हमको अंदर तकलीफ देगा। मैं एक नहीं, नहीं। एग्जांपल से पूछ, अब मुझे बताओ जो मैं पूछना चाहिए, समझ आया जी बिल्कुल। डॉक्टर, समझ आया? जी, डॉक्टर बिल्कुल। बताएंगे, अरे डॉक्टर मैं- हंस रहे। ऐसा होता हाँ। है कि कीड़ा जब भी आप देखेंगे ना, केरीज वो ब्लैक होगा। ठीक है अब डेंटिस्ट ने क्या करना है कि उस ब्लैक को एक हिसाब के साथ कि हम उसको देखें, जैसे डॉक्टर दानी ने बताया कि कीड़ा नीचे गया, येलो में गया, डेंटिन में तो खतरा है, हम उसको इतना साफ कर लेंगे कि कम से कम वो नेक्रोट, जितने नेक्रोटिक है ना, फुट उसको निकाल दें। निकालने के बाद ही फिलिंग करेंगे। हम कीड़े को अंदर बंद कर देंगे तो चोर को अंदर बंद कर दिया, वो तो दम बचाएगा। तो इसलिए हम उसको निकालते हैं, साफ करते हैं बड़े एहतियात से। यानी कि पॉसिबल है। ये नहीं होता ही ऐसा है। ठीक है उसको कीड़े को निकाला, ओके कीड़े को समझे बैक्टीरियाज होते हैं, जो कैरीज होती है, साफ किया, निकाला, फिलिंग कर दी। अच्छा, हो सकता है, यानी कि अगर कोई एक फर्स्ट स्टेप जो अगर ज्यादा जी जी पेनफुल नहीं है कि वो कह रहा है मुझे ज्यादा गर्म ठंडा नहीं लग रहा, हाँ, वो- लेकिन एक
है कि प्रॉब्लम हो रही और है। फिलिंग भी बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिट है, लेजर की फिलिंग आ रही है। हम्म, वो तो बंदा खुद भी नहीं पहचान सकेगा, बल्कि जब वो बड़ा हो जाएगा 6-7 साल के बाद बोलेगा नहीं यार मैं डेंटिस्ट के पास तो गया था कि पता नहीं कहाँ क्या मैंने काम कराया था। भूल गया। जबरदस्त, चले आपकी तरफ चल। ये देखिए ओके, ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कि इनके जो है काफी टाइम से जो है ये कीड़ा लगा हुआ था। ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर ना ये कोई सा भी स्टेज हो सकता है। अभी जो हमने ये डिस्कस किया ना, हम्म, इसके अंदर ये भी स्टेज हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें कोई सा भी स्टेज, अब आप ये देखें कि इस दांत के अंदर इसके हालात कितने बुरे हो गए, पूरा वही ब्लैक मैं हो देख, गया हाँ हाँ, नजर आ ना। स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। अब ये वाला दांत जो है थोड़ा सा इनिशियल स्टेज ही है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पूरा रिमूव करते हैं। ठीक है। ये जब पूरा ब्लैक पोर्शन जब पूरा रिमूव हो जाता है, उसके बाद हम इसको रिस्टोर करते हैं। तो ये देखें आपके दांत बिल्कुल पहचानने में ही नहीं आते कि इसमें Before, फिलिंग after. हुई हुई भी है या इसमें कभी कीड़ा लगा था। हम्म, तो अगर हम वक्त के ऊपर जाएं ना और फिलिंग करवा लें तो फिर हमारे दांत बिल्कुल बच सकते हैं। और ये जब फिलिंग होती है ना, ये सालों साल चलती है, ओके। कोई मसला नहीं देती। अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगा। हम्म, इस पिक्चर के अंदर ये देखें, यहाँ जो है केरीज लगी थी। अब इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो इसको अंदर से हमने पूरा साफ कर दिया। ठीक है। ये जो ब्लैक पोर्शन था ना, इसको पूरा क्लियर कर दिया। जब ये पूरा क्लियर हो गया, इसमें जितना भी केरीज थी वो सब रिमूव हो गई, जो ब्लैक पोर्शन था, अफेक्टेड पोर्शन था, सब रिमूव हो गया। उसके बाद हम इसको दांत के कलर की फिलिंग से रिस्टोर कर देते हैं। अच्छा, ओके। और फिर जब ये एक बार रिस्टोर हो जाती है ना, हम लोग तो पेशेंट के कार्ड के ऊपर सारी हिस्ट्री लिखते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि बाद में हमें भी नहीं पता होता कि किस दांत में फिलिंग की है। ओके। ये बिल्कुल मैच हो जाता है कलर और बिल्कुल दांत में गायब हो जाता ये है। तो शुक्र है कि ये जो जो केमिकल जो चीज़ ये प्रोडक्ट बना के लगाते हैं, बालों के ट्रांसप्लांट अपने ही बाल काट के लगाए जाते हैं। अगर गोश्त आपका स्किन का कहीं हो तो अपना ही गोश्त काट के लगाया जाता है। शुक्र है दांत दूसरा तोड़ के दूसरा दांत माजरत के साथ दानिश सही समझ रहे हो, थोड़ी डॉक्टरी मुझे भी पता है ना। अपना दांत तो- लग सकता है अगर एक्सीडेंट में अपना किसी का सामने का दांत निकल गया हाँ। और उसने वहां से वो उठा लिया, अच्छा, वो डेंटिस्ट के पास आ जाए इंशाल्लाह लग जाएगा वो। नहीं वो तो उसी जगह पे लगेगा हाँ, ना, उसी जो जगह, है ये उसी तो जगह नहीं, लगेगा। बाल तो पीछे से काट के तो बुद्धि के आगे पग पे लगा लेते हैं। और अगर अल्लाह अल्लाह माफ करे तो स्किन पर भी मैंने कुछ ट्रीटमेंट जी, जी, सुनी है जी। कि वो कुछ बन के आप ही की चर्बी निकाली जाती है और आप की चर्बी को लगाया। हाँ जी। बड़ी अजीब अजीब जो है ना, मैं सुन के बड़ी हैरान होती हूँ। अल्लाह पाक हम सबको जो है महफूज रखे। बात हो रही थी इस दांतों की, और आपने कहा कि ये जो कंडीशन आपने दिखाई है बहुत खराब कंडीशन। यस, जी, तो इस कंडीशन के अंदर जो है हमारी फिलिंग हो सकती है। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। मैं एक जी जी जी, छोटा सा आप लोगों को ये पिक्चर दिखाऊंगा ओके, कि इस स्टेज में और इस स्टेज में हमारी जो है फिलिंग हो सकती है। ठीक है। आप लोगों ने देखा दांत बिल्कुल अपने नेचुरल लुक में आ जाता है, उसमें से ब्लैक स्पॉट सब खत्म हो जाते हैं, खाने चबाने के काम भी आता है और सालों साल फिलिंग वो चलती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इस स्टेज में जाते हैं या इस स्टेज में जाते हैं तो फिर हमारी रूट कैनाल होती है दांत की। अच्छा, ठीक। ठीक है, अब रूट कैनाल के अंदर क्या करते हैं मैं ये हम्म। आप लोगों को दिखाता हूँ। जी। ये देखिए, रूट कैनाल के अंदर जो है ना, ये दांत होता है। ये देखिए ऊपर से जो है इसमें कीड़ा लगा था, ओके जिसकी वजह से इसकी जो नर्व्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई थी। ओके। तो फिर हम इसको पूरा क्लियर करते हैं, इसको शेप देते हैं बिल्कुल जैसे हम आइसक्रीम कोन खाते हैं ना, अच्छा, जस्ट लाइक बिल्कुल वैसी कोन शेप देखते हैं और फिर इसको हम बिल्कुल फिल कर देते हैं। ओके। ठीक है, अब ये पिक्चर जो है ना, ये एक बिल्कुल आइडियल और परफेक्ट जो रूट कैनाल कहलाती है ना, ये उसकी पिक्चर है। ओके। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम जो है रूट कैनाल करवाते हैं तो हमें पता कैसे चले कि रूट कैनाल अच्छी हुई है या ख़राब हुई है। तो ये जो है हमें पिक्चर जो है ना ये बता सकती है कि ये रूट कैनाल कितनी अच्छी हुई है। बाकी अभी तो आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, ऐसे मशीनरी आ गई हैं जो दांत के जो आखिर कोना है वहाँ तक की लाइन बता देती है। वाह, जबरदस्त। अच्छा, आप जो कह रही थी ना एक्सरे से पहले ये सब जो है अंदाजे के तौर पे होता था। आय अल्लाह, देखो ना ये हर चीज़ की अच्छा जितनी फैसिलिटेशन आती चली है उतनी लोगों से मिस्टेक।
एक लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगी कि परफेक्ट दांत कौन से होते हैं और उनको कब तक लोग लेके लाइफ के साथ चल सकते हैं? ये जो परफेक्ट दांत होते हैं ना, ये जहाँ तक मेरा मानना ये है कि जो लोग अपनी डाइट के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हर किस्म की चीज़ खाते हैं, ओके। ठीक है, जिसके अंदर सख्त चीज़ें लाजमी हैं, हम्म और हर किस्म की ये नहीं है कि बुरी चीज़ें खाएं, हर हम्म किस्म का खाना खाते हैं जो, यानी हर टाइप की हर अपनी टाइप की, वो ठीक सब्जी भी है, खाएंगे, ठीक है। वो गोश्त भी खाएंगे, मछली, वो मछली भी चिकन, खाएंगे, हर गोश्त, चीज़ सही, खाएंगे। ठीक सब चीज़ों से जो है दांतों को नेचुरली जो है ट्रिम होना होता है ठीक बराबर, है, अपने एक एक्सरसाइज दूसरे के समझ, बराबर में ओके, एक्सरसाइज अच्छा, होती है ठीक है, जिससे वो ट्रिम होते हैं, ओके, गुड। ठीक है। और बाकी जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उससे आपको हम्म, पता है कि दूध वगैरह जो अगर हम लेते हैं ऐसी चीज़ों से, फिर वो दांतों के अंदर कैल्शियम ऊपर से जाके डिपॉजिट होता है। ओके, ओके, अगर कोई इनिशियल लेजन जिसको हम हम्म शुरुआती कीड़ा कहते हैं, हम्म अगर वो है और उस इंसान को है जो हर चीज़ ले रहा है, तो वो उसका कुदरती तौर पे हील हो सकता है। गुड, वेरी गुड, बहुत है, जबरदस्त। एक चीज़ ये डाइट हो गई, और दूसरा ये जो अपने दांतों का ख्याल रखता है क्लीनिंग का बहुत जरूरी। प्रॉपर, जो इंसान सुबह खाने के बाद, रात खाने के बाद, बचपन से लेके आखिर तक जो है उसका ये रूटीन है कि मैंने खाना खाने के बाद सुबह ब्रश करना है, और रात को ख़ास तौर पे सोने से पहले ब्रश करना, उसके बाद कुछ नहीं खाना। हम्म, मैंने खुद देखा है, वो 70 साल के आसपास होते हैं लेकिन उनके दांत मौजूद होते हैं। हाँ जबर, यानी कि अगर आपने अपनी दांतों की लाइफ लॉन्ग करनी है तो आप अपने दांतों को एक तो क्लीनिंग यानी कि सफाई का बहुत ख्याल रखें। जो लोग 5 वक्त वजू करते हैं, मिसवाक करते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। बाकी खाना कुछ फंस जाता है तो एक टेक्निकल ज़रूरत है, हर दौर में थोड़ा तब्दीली होती है और हम उसका यूज़ भी करते हैं। जैसे बहुत पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं ना अभी, और टेलीविज़न का दौर नहीं था तो अब टेलीविज़न, फिर अब मोबाइल का देखें घर-घर में हमारे हाथ में। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, तो फिर उस दौर के साथ जो है अभी जैसे ब्रशिंग करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने दांतों को क्लीन बहुत और ख़ास तौर पे हर चीज़ खाने का करें, क्योंकि हम क्या आपकी बॉडी को पानी की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, पोटेशियम की, हर चीज़ की, जैसे फ्रूट्स हर सीज़न वाइज़ आते हैं। अल्लाह पाक ने ये नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, तो उसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से करें। लेकिन कोई भी चीज़ जो है, जैसे सूरज रात में कभी नहीं निकलता और चाँद कभी दिन में नहीं आपको नज़र आएगा, तो आप अपनी ज़िंदगी को तवाज़ुन में रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। जी, मैं चाहूँगी ज़रा अपने हॉस्पिटल के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए? मैं ये कह रहा हूँ आज दानिश बताएंगे इंशाल्लाह सब कुछ। डॉक्टर साहब जी। जी, आप अपने हॉस्पिटल का और लोगों को जो फ़ेवर मेरी गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, वो प्लीज़ ज़रा कैमरे में देख के बताइएगा सबको। देखें, आप लोग के लिए जो है ना हमारा हुँ, हॉस्पिटल बिल्कुल हाजिर है। जमशेद रोड 3 नंबर पे है ये, दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से। अगर आप गूगल के अंदर अगर सर्च करना चाहें तो दानिश डेंटल सर्जरी जमशेद रोड ब्रांच, दानिश डेंटल सर्जरी DHA ब्रांच, आप उसको सर्च करेंगे तो लोकेशन आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, परेशान होते हैं कि हमारे इतने मसले सारे चल रहे हैं, हम फिर दांतों पे पैसे कैसे लगाएं, तो आप उसकी टेंशन ना लें। आप आएँ, एक बार डिस्कस करें हमसे, लेकिन बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, आप लोगों के दांतों का ख़्याल हम करेंगे इंशाल्लाह, आपका भी ख़्याल करेंगे। आप बिल्कुल बेझिझक होके आएँ, आपका जो भी मसला है आप हमसे आके डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह उसको, दांतों का जो भी मसला है हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और डॉक्टर दानिश से आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मोइज़ साहब, जाते-जाते खूबसूरत सा कोई मैसेज? बस जी, ये है कि भी अपने अपने दांतों के लिए भी जिस तरह ट्वाइस अ डे ब्रश करते हैं, बच्चों के दांतों के लिए भी इस तरह ब्रश करें, और बच्चों को स्पेशली जब मिक्स डेंटिशन होती है, जैसे मैंने बताया 6 से 12 साल की उम्र, इसमें डेंटिस्ट को 6 माह के बाद ज़रूर दिखाएं। अपना नंबर बता दूं मैं हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। इंशाल्लाह, और आपके लेने पर से डॉक्टर दानिश आज मैसेज दिया, तो मैं चाह रहा था डॉक्टर दानिश भी दिए मैसेज, तो आप इंशाल्लाह आ जाएँ। हम आपको मायूस इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात वो है, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। आपके पास जो आपकी कंडीशन होगी, जितनी आपकी गुंजाइश होगी, हम उसके मुताबिक आपका काम कर देंगे। और आपकी इजाज़त से मेरा मोबाइल नंबर है 033637126777। गुड हो गया जी। डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, डॉक्टर थैंक यू, दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने कोई मैसेज और देना है? कुछ कहना है? मैं कहती हूँ आवाम को दें
कि वो अपने दांतों का ख्याल करें? ये मैसेज आप ज़रूर दीजिए प्लीज़। अपने दांतों का खास ख्याल करें और इस तरह करें कि 6 महीने के बाद डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट गुड। करें। ज़रूर विज़िट करें, उससे ये होगा कि आपके आने मसले वाली तो प्रॉब्लम, शुरुआत हाँ, आने हाँ, आने वाली वाली प्रॉब्लम वो शुरू प्रॉब्लम्स। में ही हल हो जाएगी। अब मैं आपको एक अच्छा सा एक आखिरी का मैसेज देता हूँ कि अगर रूट कैनाल के पैसे 100% है ना, और अगर आप उसको डॉक्टर को शुरू में ही दिखा देते हैं, तो वो फिलिंग आपके ना उस रूट कैनाल के 100% में से 30% के अंदर ही आपकी फिलिंग का मसला हल हो जाता है। आपके पैसे बचते हैं, फिर कैप का अलग मसला। तो अपने दांतों में कोई भी मसला है उसको इंतज़ार ना करें कि खुद ठीक हो जाएगा। फौरी जाके डॉक्टर को दिखाएं, जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना कम पैसों में उतना अच्छा काम हो जाएगा आपका। गुड हो शुक्रिया। गया। डॉक्टर दानिश बहुत शुक्रिया और डेंटल सर्जन दानिश मोइज सिद्दीक साहब आपको बहुत Thank शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे ब्रेक। आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अगर आपका कोई इवेंट होने जा रहा है, कोई सेमिनार है, कोई फेस्टिवल है, कोई वुमेन एग्जीबिशन है, तो कांटेक्ट करें हमें 031582488704। हम आपके इवेंट की कवरेज भी करेंगे और अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी में इनवाइट भी करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन आप गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट सेगमेंट्स देखते हैं और मेरे लिए वो बच्चे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो माएँ, उनको मैं सलाम करती हूँ जिनके ख़ास स्पेशल बच्चे अल्लाह की तरफ से नेमत हैं और ये उनकी अल्लाह से मैं कहूँगी कुर्बत ज़्यादा है, क्योंकि जिनके साथ कुछ ख़ास स्पेशल बच्चे जब उनके घर में पैदा होते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत उन माँओं से, उन माँ बाप से बहुत ज़्यादा होती है। ये समझने की बात है, हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं और आप यकीन करें हमसे ज़्यादा उन बच्चों की जो है ना छटीज़ बहुत तेज़ होती है। ये भी अल्लाह पाक ने उनके गॉड गिफ्टेड सलाहियतें पूछने की, समझने की, कुछ करने की, हमसे ज़्यादा वो एक्टिव होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास इनायत है और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हों तो आप उनको बिल्कुल स्पेशल समझ के ट्रीट ना करें, बल्कि नॉर्मल समझ के ट्रीट करें। उनके पेरेंट्स को भी इस तरह ट्रीट करें और उन बच्चों को भी इस तरह ट्रीट करें। ये मुझे लग रहा है हमें ज़्यादा ज़रूरत है, हम स्पेशल हैं कि हमें नॉलेज नहीं है कि हमारी कोताही है, वो लोग हमारी तरह नॉर्मल ही हैं। और अल्लाह ना करे आपका कोई हाथ ना हो तो क्या मतलब है, आप दुनिया में सरवाइव नहीं करेंगे। उन बच्चों को कभी भी आप लोगों से मुनक़ता मत करें, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करें और इसमें सिर्फ माँ बाप का कंट्रीब्यूशन नहीं बल्कि मेरा, आपका, हम सबका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए। आप अपने आप को कैसे समझते हैं कि हमारा ये हक नहीं है कि हम कोई उसमें एक अपना हिस्सा मिला सके और आप अपने आप को साइड पे करते कि ये हमारा काम नहीं है, ये सबसे बड़ी कोताही आप करें, बल्कि एक नेकी से महरूम हो रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे आपको नजर आते हैं तो आप अपना हिस्सा फौरन मिलाएं और कुछ बेहतर उनके लिए कर सकते हैं तो जरूर करें। उनको अप्रिशिएट करें, उनकी माओ को अप्रिशिएट करें। यकीन करें आप कभी भी बेवकूफ़ी कहाँ कर जाते हैं, आप कतरा जाते हैं और कोई गलत लफ्ज़ अदा करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह नहीं, आप अल्लाह में से गलती निकाल रहे हैं जब आप कोई गलत अल्फाज उस पेरेंट्स के लिए अदा करते हैं। याद रखिएगा ये अल्लाह की ज़्यादा मोहब्बत है कि वो किसी आजमाइश में इस वक्त मुब्तला है। ये अल्लाह की ज़्यादा मोहब्बत है। आप लोग कभी भी जो कोताही हम लोग करते हैं, एक तो उनका साथ नहीं निभाते, उनका एक हाथ नहीं पकड़ते, हम उनके साथ वो बिहेव करते हैं जो वो डिजर्व नहीं करते, ना वो पेरेंट्स ना वो बच्चे। ये बच्चे हमारे हैं, बीइंग ह्यूमैनिटी, एक इंसानियत के हमें अपना किरदार निभाना होगा। लेट्स सी, मैं थैंक यू करती हूँ डाउन सिंड्रोम के, स्पेशल थैंक्स के वो इस तमाम चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को, स्पेशल बच्चों को और उनकी माओ को एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और वो वर्क कर रहे हैं सब मिल के। आज मैंने तमाम प्यारे प्यारे बच्चों को, मैं अभी ये बोलूँगी नहीं स्पेशल, ये मैं
प्यारे प्यारे बच्चे बोलूंगी मेरे साथ हैं। इट्स ऑनर टू मी कि मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार पहले भी आए थे और अब बहुत देर की मेहरबान आते आते हर बच्चों को दोबारा हमने ज्वाइन किया। मैं उनको देख के खुश हो रही हूँ और दिल की गहराइयों से उन पेरेंट्स को सलाम करती हूँ जो अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को उसी तरह प्यार करते हैं और वो चाहते हैं और उनके दिल में पता क्या होता है कि हम दुनिया में ना हो, हमारे बच्चे किसी के मोहताज ना हो। सिर्फ इनकी सोच यहाँ है और वो चाहते हैं हमारे बच्चे बिल्कुल दुनिया में जिस तरह और एक्टिविटी में नॉर्मल पॉजिटिव तरीके से, नॉर्मल तरीके से लोग चल रहे हैं ना, हमारे बच्चे इस काबिल हो जाएं, देन स्टैंड ओवर, अपने कदमों में खड़े हो जाएं कि उनको कभी किसी की मोहताजगी ना हो। बस ये मेरे प्यारे माँ बाप की सोच है। ये इन सबको मैं सलाम करती हूँ। आगे चलती हूँ। मेरे साथ बड़ी प्यारी सी जो है हिबा की और फातिमा की, ज़ैनब की, जो है सबकी माओं को मैं सलाम करती हूँ जो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, और शबाना अजीम है और अमरीन है, उज़मा है, इन सब की माओं को मैं जो इस वक्त मौजूद हैं और जो बिहाइंड भी हैं उन सबको मैं सलाम नाम इसलिए ले रही हूँ कि ताकि एक इन्वॉल्वेशन हो जाए आप लोगों की भी। तो सबसे पहले यहाँ पर मिलवाती हूँ ज़ैनब की मम्मा है लैला सदफ शाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी वरहमतुल्लाहि हैं लैला जी? वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं ज़ैनब सभी? आपकी मम्मा हैं? ज़ैनब तो आज बात ही नहीं कर रही है, भाई नाराज हो गई मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एक बार फिर आप तशरीफ जी, लाए, मुझे बहुत बिल्कुल, अच्छा हाँ। लगा। और मैं ये कहूंगी कि एंजल मोम एंड इंक्लूसिव सही जी, कहा मैंने जी, ये कम्युनिटी से तशरीफ लाए हैं सब लोग, मैं इनका भी स्पेशल थैंक्स करती हूँ। ये बड़ी जज़ाकल्लाह। अच्छी खुशाइन बात है। अच्छा जी, आपके बिल्कुल बराबर में जो बड़ी प्यारी सी बच्ची है और वो है हिबा। अभी हाँ अबिया, सॉरी हाँ, मैंने गलत कह दिया। अबिया, अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मिली हूँ ना, तो अबिया गलत निकल गया। अबिया, माइक तो दो अबिया को भाई। गुच्छा तो नहीं आ रहा मेरे बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा चलो थोड़ी, अच्छा ये बच्चे थोड़ी देर में हमारे साथ, प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, थोड़ी देर में जरा इन टच होंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, आप तो बड़ी क्यूट है। वालेकुम सलाम, जोर से कहना जरा। अस्सलाम। वाह! अरे फातिमा तो बड़ी एनर्जेटिक है। अस्सलाम वालेकुम जैनब। थैंक यू। थैंक यू। ओके, इनसे अभी गपशप चलती रहेगी, लैला हमें थोड़ा थोड़ा गाइड भी करेंगी। और इस साइड पर भी एक मदर है और वो है शबाना अजीम साहबा। अजीमी। अजीमी कैसी हैं आप? वालेकुम ठीक है? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अजीम हैं, आप अजीम से अजीम तरह आप, इसलिए मैं आप अजीम ही हूँ। आप बहुत अच्छी हैं शबाना जी। Thank आपको you. मैं खुश आमदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में। थैंक यू सो मच। और मेरे दिल की गहराइयों से आपकी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। अच्छा जी, आपके बराबर में जो है फहद। फहद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं फहद? हेलो। बस स्मार्ट बॉय, शाहरुख खान लग रहे हैं आप तो। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ हैं जो है मेरे ख्याल में हसन। हसन, अस्सलाम वालेकुम हसन। चाइनीज, हेलो, गुड गुड, बड़े प्यारे से क्यूट है हमारे सोना हसन। और फिर है इमरान। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अच्छा, इमरान को सही तरह मुझे लग रहा है रेस्ट नहीं दिया, आज मूड नहीं है। सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं यार, आप लोग इसको चला के लाए हो मुझे लग रहा है। थक गया है, चलो कोई मैं बात भी नहीं, नींद इट्स ओके। पूरी नहीं हुई। आगे चलते हैं। हमारे साथ मेरी प्यारी सी मेरी बहन और अपने इनका भी स्पेशल बेबी है, प्यारा बेबी है सॉरी, और वो बेबी ज़ाहिर बात है नहीं आया, लेकिन वो अमरीन जो है एक प्यारी मदर है मेरी नज़र में, मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। और ये सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं और उन्होंने एक अच्छी सी पोएम बनाई है जो हम सुनेंगे थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक अमरीन का भी बड़ा प्यारा सा बेबी है, ओ एक्टिव है ना वो बहुत। बहुत आपने उसके साथ बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। एज अ मदर आई सैल्यूट। थैंक यू सो मच। आगे इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं अमरीन के उज़मा जी, उनको माइक लगा हुआ है। जी। अस्सलाम वालेकुम उज़मा, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। चेहरा खूबसूरत, मुस्कुराहट खूबसूरत, एनर्जेटिक, और अपने बच्चे को देख के खुश होना, ये बिल्कुल, बड़ी बात। जी। कौन सा बेबी आपका? मेरी फातिमा। प्यारा फातिमा। फातिमा स्पेशली आपके लिए हैदराबाद से आई है, आपके प्रोग्राम के लिए। सो स्वीट।
थैंक यू पपियां बहुत चाली पोली हाँ हैदराबाद से आई हो। अब सारे हैदराबाद में जाके बताना हमारी जो है ना मिस सभी ने मुझे इतनी अच्छे अच्छे कल के हवाई पपियां की फ्लाइंग किसेस की Thank you. अच्छा जी हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और सबसे पहले मैं लैला से बात करती हूँ। लैला ऑफ कोर्स एक ज़ैनब मेरे साथ आप पहले भी प्रोग्राम कर चुकी हैं, अब कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। एक्चुअली जो गोल्डन पीरियड कहलाता है ना बच्चों का 1 से 3 साल, उस जमाने में हमें नहीं पता था, अवेयरनेस ही नहीं थी ना, तो वो एक लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो सका। लेकिन अब जैसे जैसे आगाही आ रही है, अब जो बच्चे हैं अर्ली इंटरवेंशन होती है तो बच्चों के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर ये कम्युनिटी के बाइस जो हम चीज़ें कर रहे हैं, 1 डे वर्कशॉप्स करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बच्चों के ऊपर ऑब्वियसली आता है फ़र्क ना। इन लोगों को एंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जैसे ये लोग एंगेज रहते हैं जाहिर सी बात है एक्टिव रहते हैं। ओके और अगर हम छोड़ दें इनके ऊपर वर्क ना करें तो जाहिर सी बात है किसी चीज के ऊपर वर्क ना किया जाए तो वर्स्ट ही उसके हमारे रिजल्ट आते हैं। ओके तो कम्युनिटी की वजह से फर्क आ रहा है, बच्चों में एक्सपोजर मिलता है बच्चों को डिफरेंट जगहों का, क्योंकि इन लोगों के लिए सबसे पहले चीज जो हमारी डिमांड है वो एक्सेप्टेंस है। जब लोगों के जहनों में इनके लिए एक्सेप्टेंस आ जाएगी देन इनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी ना। अभी तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो लोग इनके बारे में सोच के अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इन लोगों के लिए ना। क्योंकि मैं मोस्टली जगहों पे अगर बात करती हूँ कि मुझे कोई वर्कशॉप करवानी है, बच्चों का कोई 1 डे क्लास करवानी है, तो लोग वो जो स्पेशल नीड का टैबू है ना कि ये बच्चे पता नहीं क्या कर देंगे, उसकी वजह से इन लोगों को लेते ही नहीं है। जब लेंगे ही नहीं, इनके ऊपर वर्क ही नहीं होगा तो वैसे अच्छे नतीजे कैसे आएंगे। बिल्कुल तो बेसिकली हमारा पर्पस इनको एक्सपोजर देना है बच्चों को, जब ये सोसाइटी में निकलें और लोगों से मिलें जुलें और लोग इनको देखें और बढ़ते हैं, तब उन्हें पता चले कि इन बच्चों को डील करना मुश्किल नहीं है। दे टेक्स टाइम बट दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन वही वाली बात है कि कोई टाइम नहीं देता। सबसे अहम चीज ये है जो हमारे लिए बड़ी वो रहती है अच्छा कि नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग भी खुद भी हमें कोई टाइम नहीं देता, हमें कोई इग्नोर करता है, हम इरिटेट होते हैं। और अगर ये लोग बच्चे प्यारे बच्चे करें तो हमको एक इनको कुछ और वर्ड्स में हम, जबकि इनको भी उतनी क्योंकि अटेंशन एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते ना ये लोग, सबसे बड़ी बात ये ये है। बिल्कुल क्योंकि जब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो बहुत सारी चीजें वो इनके बिहेवियर में आ जाती हैं। तो वो जब बिहेवियर में आती हैं वो हम इनको इनकी कंडीशन का हिस्सा बना देते हैं, हालांकि वो इनकी कंडीशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई डाउन सिंड्रोम बच्चा मारता है या गुस्सा करता है तो वो डाउन सिंड्रोम का नहीं है कैरेक्टरिस्टिक। वो वैसे सोसाइटी जब उसे एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो अपनी एग्रेशन कहीं तो निकालेगा। और वैसे जब हम गुस्सा होते हैं हम बोल के कह के बात कर लेते हैं, सही। लेकिन ये लोग बच्चे नहीं कर पाते, तो वो कैसे अपने आप को करेंगे कि हम ये चाहते हैं। तो इसके लिए हमारा समझना बहुत जरूरी होता बहुत है। जरूरी है। हम चले अभी कैसी हैं आप? ठीक है। अभी आप अभी थोड़ी नींद से उठी है ना, तो अभी ये थोड़ी देर में एनर्जेटिक होंगी फातिमा को देख के। हम फातिमा की तरफ माइक दीजिएगा, फातिमा से करनी है मजे मजे की बातें। और जी माइक लीजिए। हेलो फातिमा, इंट्रोडक्शन तो मैंने सबसे करवा दिया, थोड़ा थोड़ा हम इन्वॉल्व होंगे। फातिमा जी क्या सुनाएंगी ये बताइए। अल्लाह सुना रही है भाई फातिमा, आप लोग सब एक्टिव हो जाए, सुन ले जी। फातिमा सुनाओ, मेरा सुना। मेरे हर बादो है साला अल्लाह अल्लाह, मेरे है हुआ मेरे हर माला अल्लाह। माशाल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यार जबरदस्त फातिमा, खुश कर दिया भाई आपने तो। चले जी, क्या कह रही है? थैंक यू, लव यू, पप्पा बहुत छाला बड़ा वाला। अच्छा इनको दीजिएगा जरा, हमारी ज़ैनब। फातिमा ने तो सुना दिया अल्लाह अल्लाह, अब ज़ैनब को क्या है अपने याद करवाया? दिल दिल पाकिस्तान। दिल पक्का। एक तो इतना प्यारा तैयार करके लाई, इतने प्यारे बाल बना दिए, ऊपर से ड्रेस इतना प्यारा, मेरे लिए भी एक ऐसा ड्रेस ले आती। अच्छा मैचिंग हो रहा है हम दोनों का, हम दोनों का मैचिंग कलर हो रहा है। मैचिंग हुआ था ब्लैक। अच्छा आपको किसी ने बता दिया होगा सभी ये कलर पहन रही हो। चलिए जी, हमें ज़ैनब क्या सुना रही है ये बताएं। फातिमा ने तो भाई सुना दिया, अब उनका काम खत्म हो गया। ज़ैनब आप सुना दो, क्या सुनाओगी? आले जल्दी से सुना। ला इलाहा कुछ सुना वेरी गुड। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ज़ैनब ने सुना दिया। शबाना जी के पास चलते हैं। शबाना जी ऑफ कोर्स आपका बेबी कौन सा? नहीं, मेरा बेटा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं भी एक डाउन नहीं सिंड्रोम कोई बेटे की कोई मदर बात नहीं, डाउन सिंड्रोम से आप भी हैं, प्यारा बच्चा आपका भी, अल्लाह ने माशाल्लाह अल्लाह खास मोहब्बत करता है आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाई नॉट। अच्छा बच्चे के साथ कितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है और रिक्वायरमेंट कितनी होती है उसके साथ कि उसको उतना टाइम दिया जाए? जी, डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं
जैसे मेरा बेटा है माशाल्लाह 14 इयर्स का हो गया है। ओह जैसा कि माशाल्लाह। लैला ने बताया कि जिन बच्चों की एज 10 से ऊपर है उनको अर्ली जो इंटरवेंशन का जो एक हम कहते हैं ना कि एक पूरा एक टर्म है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि शुरू की जो उम्र होती है बच्चों की जिसमें वो 0 से लेके 7 इयर्स तक के बच्चे होते हैं, उस वक्त हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उन बच्चों पे उतना ज़्यादा जो है वो रिजल्ट अच्छा आता है। तो वो जो टाइम पीरियड था वो भी मेरे बच्चे का निकल गया। अच्छा। उसकी वजह ये है कि उस वक्त अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी। KDSP एक इदारा है जो डाउन सिंड्रोम बच्चों पे काम करता है, उसको भी 10 इयर्स हुए हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, हम लोगों को पता नहीं था। और अक्टूबर चूंकि डाउन सिंड्रोम के हवाले से अवेयरनेस का मंथ है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मेरा ख्याल है हम लोग भी इसी वजह से यहाँ पे बैठे हैं कि डाउन सिंड्रोम बच्चे इंटरनेशनली जो है वो इस मंथ को अवेयरनेस के तौर पे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, मेरे बच्चे ने सफ़र किया, क्यों सफ़र किया? इसलिए कि माँ को नहीं पता था। इन बच्चों की और हर बच्चे की जिंदगी में माँ का रोल ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बेशक बेशक। माँ ही जो है वो मोहब्बत करती है, इशार करती है, हर तरह से कुर्बानी देती है। नो डाउट बाप भी करता है, लेकिन बहुत से फादर जो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। माँ हर सूरत में एक्सेप्ट करती है, कैसा भी उसका बच्चा हो। ये क्या बात तो अब जब ये चीज हुई है और हम लोगों को, इवन मैं आपको एक बताऊंगी एक मसला कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मैं नाम लेना चाहूंगी, वहाँ पे बच्चा पैदा होता है, वहाँ पे भी जो डॉक्टर है वो जिस तरह की बातें बच्चे के हवाले से कर रहे थे, जो काफ़ी आगे की बातें थी कि शादी नहीं होती, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो वो एक माँ के लिए एक बहुत तकलीफदेह बात थी उस वक्त कि आपका बच्चा पैदा हुआ है और आपका जो है वो बेटा है और सेकंड बेबी है और आप डॉक्टर्स उसको इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो हम लोग बिल्कुल ही डाउन हो गए थे। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं दरमियान में आ रही है, मैं बताना चाहूँगी। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने ये जो स्पेशलिटी है इसको डिस्कवर किया था कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ होते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है डीएनए के अंदर, वो 46 होता है। ओके, ठीक है। ये जो बच्चे हैं अल्लाह की तरफ से एक क्रोमोसोम बस ज़्यादा है इन बच्चों में, सिर्फ एक। 47 क्रोमोसोम्स की वजह से दे आर डिफरेंट। इट डजंट मीन कि दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर डिफरेंट। ठीक है। इनको अलग तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ता है, स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो अब ये तमाम बातें हमें तो पता ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं पता थी। और अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम है। देखिए, जिसे चाहे ये अल्लाह का निज़ाम है और आपको किस वक्त वो आजमा लेता है और कब आपसे अपनी मोहब्बत का एक नया रूप दिखाता है वो आपको मालूम ही नहीं। आपको मैं एक बात बताऊंगी कि बहुत हमारी कम्युनिटी में बहुत फेमस है कि दे आर जन्नत का टिकट, यू नो। बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं ये समझने की बात, हम लोग इस चीज को बहुत गलत व्यू में लेते हैं। जबकि सो लविंग, इतने लविंग एंड केयरिंग है, आप इनको जैसा एनवायरनमेंट देंगे ये वैसे हो जाएंगे। हकीकत इनको आप लव, प्यार, अफेक्शन और अनकंडीशनल। अच्छा, देखा जाए तो ये अल्लाह आपको मौका देता है कि आप अपनी, जैसे आप कभी मतलब किसी भी थोड़े दिन भी किसी बिल्ली से भी प्यार करते हैं ना, आपको प्यार हो जाता है। आपको एक मौका देते हैं कि तुम इसके साथ कुछ अच्छा बिहेव करो तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। कहते हैं ना, यतीम के सर पे हाथ रखने का इनाम है। बिल्कुल। तो आप किसी खास, जो आपको पता है उसके अंदर ये कुछ कमी है, जैसे कुछ लोगों में कमी होती है, हम उसका ख्याल करते हैं, मरीज के पास जाते हैं दुआ लगती है, ऐसे ही आदत करने जाते हैं, इसका भी सवाब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारे ऐसे खुद ऐसे काम किए जो हमको एक रहनुमाई दी। इनाम तो बहुत जगहों पर होते हैं, किसी को मुस्कुरा के देखना इनाम है, समझते नहीं है, हम समझना चाहते नहीं है, हम अवॉइड करते हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन होती है ना, आप, मैं कहती हूँ माँ का तो कोई नेमुल बदला नहीं शबाना जी, पॉसिबल नहीं। मैं आपके एक रात का बदला नहीं दे सकती, औलाद दे सकता नहीं। मुझे आप 2 दिन खड़ा कर दें कि इनका ख्याल करने के लिए तुम यहाँ रात रुक जाओ, मैं नहीं रुकूंगी, चाहे आपकी सगी बहन क्यों ना हो, नहीं करेगी। जो माँ कर सकती है वो दुनिया की कोई हस्ती हो वो भी नहीं कर सकती। जो इनका, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इनका जो इन बच्चों के जो शुरू का जो पीरियड होता है ना लाइफ का, जो 1 से लेके 8 या 10 इयर्स तक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि सिंड्रोम है ना। डाउन उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस जेनेटिक कंडीशन को डिस्कवर किया। और सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि इन बच्चों के साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कॉम्प्लेक्स जो मामलात होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। सिंड्रोम मजमुआ,
तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकल, किसी को कोई बिल्कुल प्रॉब्लम ऐसे, होती है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें इन बच्चों के साथ अर्ली लाइफ में जो है वो मदर को बहुत फेस करनी पड़ती है। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं कई तो बहन सालों ऐसी तो तक आपके पाँव के नीचे जन्नत नहीं दे दी ना। कई सालों जिसको तक हासिल मतलब करने के लिए लोग कितनी जद्दोजहद जी, करते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन वो तो अच्छा ये मिलती भी औलाद को ही है, देखे जरा। जी, बिल्कुल। और किसी बड़ी खूबसूरत बात कहने वाली हूँ, कहती हूँ मैं बहुत सारी बातें मैं सुनती हूँ पढ़ती हूँ, लेकिन एक बात किसी ने पूछा माँ से कि अगर आपके पाँव के नीचे जन्नत ना हो और इसके नेमुल बदल में तुम्हें कुछ चीज मिले तो क्या मांगोगी? हुँ, माँ है ना, माँ वाली बात ही करेगी। कहती है मैं अपनी औलाद की खुशियां मांगूंगी इस जन्नत के बदले। ये यानी माँ, जन्नत से भी ज़्यादा औलाद की उसने कहा खुशियाँ कि मुझे अज़ीज़ है औलाद उसको। की खुशियां चाहिए, जी। तो ये माँ ही कह सकती है, कोई और में तो अल्लाह ने किसी के पाँव के नीचे नहीं, माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है। ये है दर्जा जिसके लिए हम कितनी तगोदो करते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं आगे। मेरी प्यारी बहन आपके साथ बात जारी रहेगी। फात, हेलो, हाउ आर यू? यू आर लुक लाइक स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। Thank you. कपड़े किसने पहनाए? मामा ओ माय गॉड। खाना को क्या खाना पसंद करते हो? चिकन चिकन पसंद करते हो? राइस नहीं अच्छे लगते? नहीं ओके, चिकन कौन मामा बनाती है बहन बनाती है? मामा ओके। और आपको क्या वैसे इसके अलावा आप जो है खुद क्या बनना चाहते हो? बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, पायलट बनोगे, फौजी बनोगे, क्या करोगे? फौजी अरे बाप रे बाप, फौजी, जहाज उड़ाना है अरे पक्का? का डन हो गया भाई, ब्लॉक कर दो बस, अब ब्लॉक कर दो। इन्होंने जहाज उड़ाना है, पक्का पक्का जहाज, बड़ा वाला जहाज, अरे भाई हाँ जी। एरोप्लेन ना, बड़ा वाला। अरे मुझे बिठाओगे? अरे हाय बिठाएंगे, पक्का हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया। ब्लॉक करो, डन करो। अच्छा कितने पैसे लोगे भाई जहाज में बिठाने के? फाद, कितने पैसे लोगे? 100 रुपया, 200 रुपया? बड़ा बड़ा वाला पैसा चाहिए भाई, छोटे पैसों में हमारा गुजारा नहीं है। 1000 रुपये, 1000 ठीक है, अरे बस डन हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया, बंद करो जी, हो गया। चले जी आगे चलते। लव यू मेरा बच्चा, हर सवाल का जवाब क्विकली दिया है, लेकिन ऑप्शन में देना पड़ता है आपको कि क्या क्या हुआ, कि उसको पता चले मैंने देना क्या है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाय चाइनीज, सो स्वीट, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, गुड। अच्छा जी, क्या खाना पसंद है मेरे बेटे को? चाय सारा खाना पसंद करते हो? चाय क्या चाय? चाय पसंद या चाय लेकर आओ, मेरे बेटे को चाय पसंद है भाई। हाँ जी, इनका नाम है सॉरी हसान। हसान। हसान, हसान चाय मंगवाऊं, पियोगे ना मामा भाई? जल्दी राशिद भाई हसान के लिए चाय लेकर आओ फटाफट। अर्श जरा अरेंज करो। वैसे होती है, हम लोग टेंशन नहीं लो, चाय पिलेगी। चाय के साथ और क्या कुछ खाओगे? बिस्किट विस्किट चलेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं सिर्फ चाय पियेंगे। अच्छा जी, हसान बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर, टीचर, पेपर सिंगर, क्या बनोगे? पेपर क्रिकेट? अरे मैं तो गेम्स तो भूल ही गई। अच्छा क्रिकेट चल करोगे? क्या कौन पसंद है? इमरान खान है, वसीम अकरम, कौन पसंद? कौन? बॉलिंग पसंद है तो शोएब अख्तर पसंद है। कौन पसंद है बॉलिंग में? बस क्रिकेट पसंद है भाई, बॉलिंग बॉलिंग करेंगे पक्का। फिर कितने आउट करोगे? ये कितनी एक्टिविटी में, मैं ये जरा सा आपकी एक इशारों से पूछूंगी, मेरी मम्मा इनके बिहाइंड है स्क्रीन पे। ये बताइए कि जब ये क्रिकेट देखता है इसकी एक्साइटमेंट कितनी होती है? ऐसे ऐसे करके बताएं। अच्छा खुश होता है, इन्वॉल्व होके देखता है या ऐसे टेम्परेरी देखता है? इन्वॉल्व हो जाता है भाई, इसके लिए क्लैप करें भाई। यानी कि फुल एक्टिव माइंड है, इनका माइंड बिल्कुल एक्टिव है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से हम नॉर्मल इंसान थोड़ी प्रॉब्लम में आके नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं भाई, ऐसा ही है। तो ये भी है, इसी तरह ही है। आगे चलते हैं। इमरान, इमरान अगर थोड़ी सी नींद पूरी हुई तो बात कर ले आपसे, इजाजत है? बात करूं? इमरान, इमरान खाने में क्या पसंद है बेटा आपको? नहीं माइक नहीं खाना, वीनस को नहीं खाने का। हाँ जी इमरान। अच्छा इमरान से थोड़ी देर बाद बात कर ले अमरी, आप माइक ले लीजिए। इमरान, इमरान जरा सा मुझे लग रहा है रात सारी कोई मूवी शूवी देख ली इसने। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अमरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा अमरीन ऑफ कोर्स एक प्यारी सी बच्चे की मम्मा है, और कुछ पोएम हमारे लिए स्पेशल सिंड्रोम बच्चों के लिए और हम सब के लिए एक पोएम लेकर आएंगे, क्या सुनाइए? जी एक्चुअली क्योंकि ये अवेयरनेस का महीना चल रहा Good. है, तो हम सब मदर्स में अपने अपने हिसाब से
अच्छा माइक का स्विच ऑन कीजिएगा जब तक मैं नाज़रीन से बात करूं। फातिमा हमारे साथ। फातिमा मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो मेरा बेटा? मजा आ रहा है? कितना मजा आ रहा है? गुड 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 गुड, बहुत। फिर आपने मुझे अच्छा सा सॉन्ग भी सुनाना है, पक्का? और ये फ्रॉक किसने दिलाया? अम्मा ने दिलाया। मेरे लिए तो लेकर ही कुछ नहीं आई हो, हैदराबाद से आई हो, वहाँ का कोई हलवा ले आती। हाँ केक लाएंगे अब केक। मम्मा लाई है, चलो बट ठीक है, मिलके खाएंगे, यहीं फोड़ेंगे हम, ठीक है? चलिए अमरीन जी, ओवर टू यू। हाँ, मैं ये कह रही थी कि क्योंकि अवेयरनेस हम सब मदर्स अपने अपने हवाले से देते रहते हैं, तो आज मैंने अपनी पोएम की आप बात करें, आप बात करें। मैंने अपनी पोएम के जरिए जो है एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम बच्चा है वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मैंने वो लिखी है, तो वो मैं आपके सामने सबके जी सामने जी जी पेश जी करूंगी। जी पेश। जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ, माँ की गोद में हंसता हूँ चोट लगे गर रोता हूँ, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ। क्या गम है जो देर करूँगा, क्या गम है जो देर करूँगा, सारे काम मैं कर तो लूँगा, जब बनाऊँगा खुद की पहचान कर दूँगा दुनिया को हैरान, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ। चलता हूँ मैं भागूंगा भी, चलता हूँ मैं भागूंगा भी, गिरूंगा तो मैं संभलूंगा भी, बनूंगा ना मैं किसी पे बोझ, बदलूंगा दुनिया की सोच, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ। कांधे से कांधा मिलाकर चलूंगा मैं सबके साथ, कांधे से कांधा मिलाकर चलूंगा मैं सबके साथ, मैं भी हूँ अनमोल मुझ में भी है कुछ खास, जग भर में रोशन हो जाऊंगा, माँ बाप की शान बढ़ाऊंगा, जैसे होते हैं सब बच्चे मैं भी बिल्कुल वैसा हूँ, हाँ मैं भी तुम जैसा हूँ। आउटस्टैंडिंग, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत अच्छी। अब मेरा दिल करता तुम सुनाती जाओ, मैं सुनती जाऊँ, इतनी प्यारी आपने जो है पोएम सुनाई, और वाकई में मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसे सब बच्चे। आगे चलते, मेरी प्यारी बहन जो है वो तशरीफ, उज़मा जी, अस्सलाम वालेकुम। उज़मा कैसे हो आप, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी उज़मा, आपका वो अभिया फातिमा। फातिमा, ये री अरे बबली, हम तो भूल गए, अरे तुम्हारी मम्मा को भूल गई मैं, आया आपा, हम तो भूल गए, फातिमा के सामने इसकी भूल मोहब्बत गई। में हम गिरफ्तार हो जी। गए। अच्छा जी फातिमा के, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जस्ट लाइक कोई उस बच्ची हर चीज़ का बहुत एक्टिव रिएक्शन करिए, आपने कुछ ज्यादा किया, मतलब ये इन्वॉल्व ज्यादा हुई, क्या है रिस्पॉन्स? फातिमा मेरे 4 बेटों के बाद हुई है, और फातिमा को बहुत दुआओं से अल्लाह ताला से मैंने मांगा है, और इसको तो मैंने तहज्जुद की नमाजों में मांगा था, तो अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है फातिमा को। अच्छा, तो ये अब मैंने कहा हर चीज़ का एक्टिव रिस्पॉन्स देती है। बस ये कि मैंने ना, ये हमारी जो लेला का हमारा है कम्युनिटी, हमारी एंजल मॉम की, मैंने ये शुरू से इसमें आना जाना है, इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें कि मैंने बच्ची को किसी चीज़ में पीछे नहीं रखा। मैं ट्रैवल करती हूँ, मेहनत करी मैंने, लेकिन इसका बेनिफिट देखें आप सामने, आपके सामने बहुत नजर आ रहा ज्यादा, है बहुत ज्यादा जी। और मेरे पेरेंट्स की भी दुआएं, ज़ाहिर है माँ बाप की दुआएं हमारी, उज़मा जी, बहुत मेरे किस्मत। खुद के माँ बाप की, सबकी दुआएं से फातिमा, अल्लाह का करम है ये। अब फातिमा से बात करें। फातिमा, मम्मा ज्यादा अच्छी लगती है या पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं? अब्बू रे भैया, उज़मा जी 30 तो कोई वैल्यू ही नहीं अब्बू भी है। ज्यादा है जी। अब्बू ज्यादा चीजें लेकर आते होंगे ना, अच्छी अच्छी चीजें, मजे मजे की। हैं, क्या पसंद है मेरी बेटी को? ब्रोस्ट। ब्रोस्ट पसंद है, कीमा भी पसंद है, और मीठे में क्या पसंद है बेटी को? मीठे में मीठा कस्टर्ड, केक, केक तो लेकर आई हो हैदराबाद का केक? ना भाई ना, छोड़ो, ये तो टोपी पहना रही है मुझे। ये तो टोपी है सलमानी, नजर भी नहीं आएगी, है जी, ऐसी बात है। अच्छा जी, और आपने सॉन्ग कौन सा सुनाना है? दिल बताओ भाई। पाकिस्तान। दिल दिल पाकिस्तान, पक्का, चलो जी। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, ऐसी जमीन और आसमां उनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ग्रेट, यहाँ लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टेलीविजन के साथ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि मैं बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूँ और ये डाउन सिंड्रोम बच्चों के साथ जो है मैं इनको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में ये करी हूँ। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आज मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बने। मैंने 3 साल में जो मॉर्निंग शो वीनस टेलीविजन पे लेके चल रही हूँ, लेकिन उसमें सबसे प्यारा सेगमेंट है वो इन बच्चों के साथ है और इनकी माओं के साथ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त हसान ने किया है मुझ पर एहसान यहाँ बैठ के, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते। और मेरे साथ शाहरुख खान और वो है फहद मेरे साथ, और बड़ा एक्टिव, हर चीज़ का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे ये बच्चा पसंद आ गया है। मैं सोचूं को होस्ट में इसको ही बनाऊं, लेकिन ये मेरे लिए तोहफा लेकर आया। अच्छा जी, आप मेरे लिए फहद मुस्तफ़ा जी तो पाकिस्तान देखते हो? पक्का माइक आगे करो ना। तो क्या जीतने को दिल करता है? बाइक शाइक गाड़ी शाड़ी, क्या जीतने को दिल बाइक। फहद मुस्तफा साहब प्लीज इस बच्चे को बुलाइए, बाइक जीतना चाहता है। वो सवाल करते हैं, एक सवाल का जवाब पे देते हैं, बाइक ऐसे नहीं देते। वो तो होशियार है, वो बड़े होशियार। हाँ, तो दोगे जवाब? पर ठीक है, पर हम इसको लेके जाएंगे जीतो पाकिस्तान। अच्छा, ये क्या लेकर आए मेरा बेटा? मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए। माइक छोड़ो, फिर हम फहद से बहुत सारी बातें करेंगे, हर बात का जवाब दे रहे। ये क्या बनाया आपने? लव यू, पक्का आपने बनाई? किसी ने हेल्प तो नहीं की? थोड़ी थोड़ी। ये कौन सा कलर यूज? Yellow, that's good. And this one green. And this one रेड। इसको सब कलर पता है। और ये बहुत प्यारी पेंटिंग आपने की है। अच्छा, आपको पेंटिंग करना पसंद है फहद? अच्छा लगता है? और कभी वो नहीं बनाए प्लांट, परिंदे बनाए? चले, दैट्स गुड। इनके लिए क्लैप करें फहद के लिए, दैट्स गुड। फहद आप आते रहा करो, थैंक यू। ये मैं अपने रूम में लगाऊंगी, मुझे हमेशा याद रहेगा। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में इस बच्चे से इसका नाम भी यहाँ लिखूंगी और हमेशा ये मेरी दिल के करीब होगा ये फ्रेम। आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आई। मेरे लिए ये खास तोहफा है, सब तोहफों से हट के ये तोहफा है जो मुझे फहद ने दिया। फहद, मैं आपसे, मेरा बेटा फहद, कभी गेम्स में इंटरेस्ट लिया आपने, खेलने में? क्या गेम पसंद है मेरे बेटे को? गेंद बल्ला। गली में खेलते हो, घर पे खेलते हो, कहाँ खेलते हो? घर में? अच्छा भाई भाई के साथ। क्या नाम है? एहसान? अशरफ भाई के साथ खेल। असद भाई। तो उनको आउट किया कभी? पक्का? कैच भी पकड़ लेते हो? अरे वाह, ये तो इमरान खान हो गए भाई। ओ बाप रे बाप, खूब मजा करते हो? मूवी देखते हो? कौन सी मूवी पसंद है? गेम अच्छा है, मेंटली एक्सरसाइज होती रहती है। गुड हो गया। और ये कुछ सुनाओगे मुझे, कोई पोएम, कोई मिली नगमा, दिल पाकिस्तान, क्या याद है आपको? जी सुनाओ। और समय या समा थी समा चाका पीता है और समय चाहे एक कमा दीदी ज्यादा वो आते हैं वो क्या कही थी तरह, क्या कही थी आप अमरी? दिल पाकिस्तान। ओके, इन्होंने फहद ने मुझे सुनाया। अच्छा अभी जरा लड़ाई की बातें करें, थोड़ी सी अंदर की बातें बताना। अम्मी अच्छी के अब्बू? यार ये क्या कहानी है यार, इधर भी अब्बू बोला, उधर भी अब्बू। ये मम्मा ने बहुत जुल्म किया हम लोगों के ऊपर, हमारे सब बोलो है। अच्छा, अब्बू अच्छी है कि अम्मी? अरे ओ
जो आखिर में जिसका नाम है वो डिलीट और जिसका पहले नाम है वो ओके। हाँ, ये चक्कर है सारा। अच्छा, भाई अच्छे की बहन? अच्छा भाई। असद भाई असद भाई सामने है ना। सामने इसलिए अरे मारता कौन है? आप उसको मारते हो या वो आपको मारता है? नहीं दोनों नहीं मारते एक दूसरे को? नहीं लड़ाई भी नहीं होती है? नहीं पक्का? का बाहर जाना अच्छा लगता है? हाँ जी घूमना फिरना? हाँ जी क्या खाते हो बाहर जाके? दाल कोई बारबेक्यू भी खाते हो? हाँ जी जूस पीते हो? हाँ जी। आइसक्रीम खाते हो? हाँ जी पेट खराब हो जाएगा, इतना कुछ नहीं खाना चाहिए। अच्छा मेरा बच्चा, खुश रहो खुश रहो। चले जी, ये तो मैं जरा बातें करती हूँ। मेरी प्यारी बहन इमरान की मम्मा है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, थम्स अप कर रहा है, इसको सब पता है। हाँ, ये सब जानते हैं ना एक दूसरे को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान आज बड़े सुस्त है, नींद वो जवाइयाँ ले रहे हैं बड़ी बड़ी हाँ, ज्यादा। पता नहीं, हालांकि इसका स्कूल टाइम है, मेन स्ट्रीम स्कूल में जाते हैं, तो बस यहाँ फारिग बैठे हुए शायद। अच्छा, यहाँ पे बोरिंग हो रहा है इनको। हाँ, हो सकता है। इनके मिजाज की क्या एक्टिविटी है इमरान के? सिर्फ इसकी बात करें भी। इमरान जो है गेम्स में ज्यादा इन्वॉल्व है ना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, Really? स्विमिंग। ओह। जी, तो बाकी ये स्कूल जाते हैं, तो 6th ग्रेड में हैं, नर्सरी से ये जा रहे हैं स्कूल मेन स्ट्रीम में। हमने ज़्यादा पढ़ाई पे इनके फोकस किया ना Good. पहले, और उसके बाद जाहिर है भैया बच्चे एक हद तक पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद फिर गेम्स वगैरह में ज़्यादा, जो इनकी एज है 15 ईयर्स, तो इन बच्चों को के गेम्स वगैरह में और ऐसी चीज़ों में लाना चाहिए, ज़्यादा बॉयज़ स्पेशली, ताकि इनके अंदर जो है ना वो हाँ एनर्जी जो इनकी है वो पॉजिटिव उसमें गुड निकल सके। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं ये कभी नहीं, मैं सवाल करूंगी कि जब बेबी हुआ तो क्या ये मैं बर्दाश्त खुद भी नहीं कर पाऊंगी, मैं शायद लिटरली रोने लग जाऊं, क्योंकि अम्माओं ने अपने दिल को बहुत मजबूत कर लिया है। क्योंकि एक बंदे को जब पता हो ना कि ज़िंदगी सर्वाइव करनी, कभी कभी हमारे बहुत अपने इतने क्लोज होते हैं, हमारे माँ बाप हमसे बिछड़ जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बाप से बहुत प्यार करते हो, माँ से बहुत प्यार करते हो, कुछ कर सकते हो? चीखते हो, रोते हो, मतलब आपको 2-3 दिन तो ऐसा आपको लगता है कि आपके जिस्म का वजूद किसी ने छीन लिया हो, लेकिन फिर अल्लाह पाक आपको सर्वाइव करवाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। और फिर हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि आखिर आए हैं तो जाना भी है। यकीन करें, वो किसी पल हमसे जुदा नहीं होते। किसी का हस्बैंड बिछड़ जाता है, वो फूट फूट कर रोती है लेडी। किसी की बीवी गुजर जाती है बच्चों को छोड़ के, वो वक्त कितना कठिन होता है जब गोद में नामौलूदा बच्चा उस बाप के पास हो और उसकी माँ चली जाए, तो वो बाप का एक्सप्रेस नहीं कर सकता। माँ तो फिर रो के कर लेती है, बाप वो मर्द है, वो कैसे रोता हुआ कैसे लगेगा। तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोग बहुत सारे कठिन मरहले फेस करते हैं। मैंने ऐसे भी माओं को देखे जिनका हस्बैंड चला जाए, लेकिन वो अपने बच्चियों के लिए सर्वाइव करते हैं, अपने बच्चों के लिए सर्वाइव करती हैं। मैंने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, उनके सर का ताज चला जाता है, तो बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ये एक साइकिल है, एक नेचुरली है। बिल्कुल इसी तरह ये माओं ने भी एक, बस इन्होंने कहा कि ये करना है, फेस करना है, सरवाइव करना है, मरना नहीं है ना मारना है, सरवाइव करना है। ये जो फेस करता है ना, ये उसी को पता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम। और मुख्तसर ये कि अगर आप अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लास्ट में लैला जी से मैसेज लूँगी कि अगर आपकी माशाल्लाह कम्युनिटी है एंजल एंड मॉम्स, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें, और कोई बात रह गई हो मेरी बहन, वो आप कवर अप जो भी कहना चाहें वो कर सकते। यही हम कहना चाहेंगे। एक तो सोसाइटी के लिए सबसे पहला मैसेज है कि एक्सेप्ट करें। बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्पेशली अगर हम बात करें स्कूलिंग की, जहाँ से बच्चा शुरू होता है, तो स्कूलिंग में ही इनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर एक्सेप्टेंस है भी तो वो बहुत ओवर बर्डन है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दैट्स व्हाई उसी वक्त हमें ये बता दिया जाता है कि जी आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता ना, तो वहीं पे जब डीमोरलाइज हो जाएंगे तो वो आप आगे क्या करेंगे जब आपको शुरू में ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ आपको बताऊं कि अभी मैं बच्चों का एक ग्रूमिंग सेशन कर रही थी, तो मैंने पॉलर्स पे बात करी। तो जो अच्छे पॉलर्स थे ना, लिटरली जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी 15 स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन जो टीन एज है उन्हें ग्रूमिंग के लिए ला रही हूँ,
हालांकि हम पे कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो माइंड सेट पता नहीं क्यों लोगों को बैठ गया है कि ये बच्चे पता नहीं क्या है, एक अलग जगह से ताल्लुक रखते हैं, दैट्स वाई इनके लिए ऑर्बिट ही अलग कर दिया जाता है। तो एक्सेप्ट करे सोसाइटी इन लोगों को, इनके लिए मौके करे, जिस तरीके से आम न्यूरोटिपिकल के लिए है, स्कूलिंग है और बहुत सारी चीजें, कोर्सेज हैं, अकॉर्डिंगली इनकी मेंटल एज को देखते हुए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिससे चीजों को हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा पॉलिश हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वर्किंग जितनी होगी उतनी ज्यादा बच्चे अच्छे होंगे ना। और इसके अलावा यही है कि साथ दें हमारा, हमें जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हम कम्युनिटी हैं, वी आर नॉट एनजीओ, तो ऑब्वियसली एक वो होता है कि कम्युनिटी को लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते कि क्या है, लेकिन हम अपनी बिसात के साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं। देखिए हमारा ये एम है कि हम सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए एक्सेप्टेंस करें, ताकि इनको एक्सपोजर मिले और लोग इनके लिए सोचें, सबसे पहले लोग इनके लिए सोचें कि हाँ कुछ होना चाहिए। हम बहुत सारी बातें करते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, मेरा सबसे पहला ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं। हर कोई इंडिविजुअली अगर ये सोचे ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमें बहुत ज्यादा ऊंचा जाने की जरूरत ही ना पड़े, हम अपनी चीजें खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। तो इसीलिए हमने अपनी कम्युनिटी मदर्स की बनाई थी कि हम क्यों हर वक्त दूसरे को देखें कि वो मेरे बच्चे के लिए कुछ करेगा, मैं खुद अपने बच्चे के लिए क्यों कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती हूँ। और ये मैंने फेस किया है, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, और वैसे वो भी हाउसवाइफ जो कि घर में ही रहती थी, लेकिन जब अपने बच्चों के लिए निकली हूँ तो बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है, बहुत सारी चीज और अच्छे लोग मिले हैं मुझे। जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं ना, सबसे ज्यादा अहम इनिशिएटिव लेना होता है, आपको लोग भी मिलते हैं, आपके लिए रास्ते भी पैदा होते हैं और अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। यानी कि आपको कहते हैं कि एक डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो हर मदर ये सोचे, बिल्कुल जो कि स्पेशल नीड के साथ है, कि वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि उसका डोर कोई नॉक करेगा कि आपका बच्चा स्पेशल है, आए हम इसके ऊपर वर्क करते नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें खुद निकलना है। हर स्पेशल नीड बच्चे की माँ को खुद कुछ काम करना है अपने बच्चे के लिए, और अपने बच्चे के साथ साथ अगर वो मजीद और बच्चों को एंगेज कर सकती है जिनके स्पेशल नीड है तो अच्छी बात है। बहुत बहुत प्यारी बात मेरी बहन लैला ने की। शबाना जी जाते जाते खूबसूरत मैं चाहूंगी आप भी एक मैसेज शेयर कर देना हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए। जी, डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ है, इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि अगर हम 90s में देखते लिटरेसी रेट पाकिस्तान का, तो वो मेरा ख्याल है 40s में था। ओके, अभी जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का वो 62% है। इसका मतलब है कि लिटरेसी बढ़ी है। ओके, एजुकेटेड लोग ज़्यादा हुए हैं। अब एजुकेटेड लोग ज़्यादा हुए हैं तो डेफिनेटली ये जो स्पेशल बच्चे हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, इनके जो मामलात होते हैं, उसके बारे में भी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को पता चल जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि एक्सेप्ट करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, ये बहरहाल अभी आप ये नहीं कह सकते ये कोई पुरानी बात है, अभी भी ऐसा ही होता है कि हम कहीं पार्क में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं भी जाएं, हमारे बच्चों के फीचर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। हाँ। तो लोगों का देखना जरा डिफरेंट हो जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं। कहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग तो एक गधे के ऊपर लाल कपड़ा भी डाल दो ना, उसको भी वो देखना जरूरी समझते हैं। जैसे हम अक्सर मजाक में कहते हैं ना, तो लोगों की फितरत तो आप बदल नहीं सकते, लोगों के लिए नहीं बदलना, हमने अपने लिए अपने आप को बदलना। लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको देना चाहिए। जिस तरह से आम बच्चे होते हैं, आम बच्चों को भी आप ऐसे घूरते नहीं है। मैं आपको घूरना शुरू कर दूं और घूरती ही रहूं और हमारी अवेयरनेस की कमी है ना। अमरीन आप जाते जाते एक छोटा सा मैसेज। जी, मैं भी यही कहूंगी, माइक दीजिएगा अमरीन को। जी जी जी, कोई बात नहीं, ऐसी बात करो। हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो हम लोगों को इसलिए नहीं बुलाती किसी ओकेजन्स पे कि वो उनको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस तरह का बिहेव नहीं करेंगे। हालांकि देखा जाए हमारे बच्चे जो हैं वो किसी दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है, बस थोड़ा सा उनका बिहेवियर इशू आ जाता है। वो यही होता है कि हम समझ नहीं सकते, तो हमें उन बच्चों को समझना है। मेरा तो यही पैगाम है कि जितना हम इन बच्चों को जांचेंगे उतना ज़्यादा जो है ना हम इन बच्चों के लिए काम कर सकेंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त। मेरी प्यारी बहन आप उज़्मा जी कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी, माइक है। जी, ये बच्चे जो हैं माशाल्लाह हैप्पी चाइल्ड होते हैं और ये हम लोगों से ज़्यादा आगे होते हैं और हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको समझ बूझ दी है हर चीज़ की। इनको भी साथ लेके सबको चलना चाहिए। और माशाल्लाह ये तो ऐसे है कि ये रोते हुए को मुस्कुरा देते हैं बच्चे, जबरदस्त हंसा देते हैं। जी जी जी। अच्छा जी, उज़्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, अमरीन आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका भी बहुत शुक्रिया, शबाना जी एंड थैंक यू, लैला बहुत शुक्रिया, और अबीहा, फातिमा, ज़ैनब लव यू, खुश और हसान नहीं, वाकई में आज मेरे साथ को होस्ट करके एहसान किया। थैंक यू सो मच। एंड इमरान ने जो है रेस्ट किया मेरे स्टूडियो में आके। लव यू, सब बच्चों को बहुत प्यार, मेरी बहनों को
सलाम और उन पेरेंट्स को भी सलाम जो घर में बैठे हुए हैं और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हैं। किरदार अब उन्होंने नहीं निभाना, वो तो निभा रहे हैं। किरदार मुझे और अब आपको निभाना है। पॉजिटिव किरदार निभा के, हाथ में हाथ दे के, जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत हो। ये पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये आपका बिहेव रवैया मांग रहे हैं आपसे, और ये बड़ी कीमत नहीं है जिसको अदा करके आप खुद भी सुकून महसूस कर सकते हैं और आप उस अगले जहां के लिए भी बड़ा खूबसूरत इनाम पा सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपने डिसीजन क्या लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। फूल खिलने लगे